हमारा वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम नर्स इक्वेशन पूरा देखने वाले हैं कि नर्स इक्वेशन कैसे हम यूज़ किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ आज हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। और बेसिकली इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले, मीन थ्योरी बहुत कम होने वाला है, मीन ना के बराबर होगा थ्योरी, बस एक दो फॉर्मूला हमें पढ़ना है और उसके बेसिस पर बेसिकली क्या होगा, हमें क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे देखना होगा। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब मन में एक सवाल आना चाहिए, यार नर्स इक्वेशन का हमें क्या यूज हुआ है। तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि नर्स इक्वेशन मेरे पास इसलिए आया है। देखो, अगर मुझे कहीं पर भी स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर मुझे निकालना पड़ता है तो मैं सिंपली क्या कहता हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकाल सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मान ले मुझे अगर सिंपली नॉर्मल जो हमारे पास अगर मुझे बोले कि ईएमएफ ऑफ सेल बताओ कितना होगा, अगर कोई रिएक्शन दे दे और वो स्टैंडर्ड हमें ना गिवन और बोले कि ईएमएफ ऑफ सेल बताओ मुझे कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। उसी को निकालने के लिए हमारे पास क्या नर्स इक्वेशन हमारे पास क्या डेवलप हुआ। अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे मान लो कैसा भी टेम्परेचर हो, कितना भी प्रेशर हो, और मान लो मुझे वहाँ पे बोला जा रहा है कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड रिडक्शन कैसे होगा, तो उसी सब चीज़ों को निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, नर्स इक्वेशन आ गया। आई होप सो नर्स इक्वेशन क्यों आ गया था, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो 2 पॉइंट आई होप सो लिख लिया, क्योंकि उसी 2 पॉइंट की वजह से क्या होगा, हमारा नर्स इक्वेशन का यहाँ पे डेवलप हो। देखो मेन मुद्दा यहाँ पे है ना नर्स इक्वेशन का आने का, कि सिंपली बात ये है कि यार जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यार, उसका अगर मुझे कहीं पर भी अगर मुझे ईएमएफ अगर मुझे निकालना होता था तो मैं खट से निकाल लेता, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, और वहाँ पे हमें पोटेंशियल किसका रखना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जगह रखना होता है। चलो ये पॉइंट क्लियर। अगर मान लो मेरे क्वेश्चन वाले ने कोई रिएक्शन दे दिया, ठीक है, और उसके बाद मुझे बोले कि ईएमएफ ऑफ सेल बताओ, जर्नल कोई भी स्टैंडर्ड ना बोल के मुझे सिंपली बोले उसने ईएमएफ ऑफ सेल बताओ कितना होगा, उसको निकालने के लिए अब कैसे निकाले, यहाँ पर तो क्वेश्चन अराइज हो गया। उसी को निकालने के लिए हमारे पास क्या नर्स इक्वेशन है। और मान लो किसी भी कोई भी टेम्परेचर, मान लो 300 केल्विन टेम्परेचर है, एंड बेसिकली मान लो वहाँ पे प्रेशर, अगर मान लो कोई गैस वगैरह है उसका प्रेशर मैंने 2 ATM वहाँ पे लगा दिया, अगर इस टाइप का कुछ हो रहा होगा, अरे बोला कि यार बताओ इस पॉइंट पे बताओ कितना मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो कैसे निकालेंगे यार, ये तो क्वेश्चन अराइज हो गया। इसी सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या नर्स इक्वेशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नर्स इक्वेशन। ये देखो साइंटिस्ट का नाम है नर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, नर्स इक्वेशन। सिंपल सा है, बस एक दो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आने वाले, बस हम उसे देखना है। देखो नर्स इक्वेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नर्स इक्वेशन हमारे पास इसलिए है बिकॉज हमें क्या है फाइंड आउट करना होगा, अगर मुझे कहीं पर भी कोई भी एट एनी टेम्परेचर एंड एट कोई भी टेम्परेचर बोल दो, अगर मुझे उसका कोई भी कैसा भी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 3 मोलर 4 मोलर ऐसा कुछ हो और टेम्परेचर कुछ भी हो, इन दैट केस अगर मुझे टेम्परेचर अगर उस पॉइंट पे अगर मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकाले तो कैसे निकालेंगे, उन सबको निकालने के लिए हमारे पास क्या नर्स इक्वेशन है। तो ठीक है, नर्स इक्वेशन क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, मैंने 2 पॉइंट लिखा था, वो 2 पॉइंट इनफ है हम नर्स इक्वेशन को बताने के लिए। अब यार नर्स इक्वेशन था ना, नर्स इक्वेशन में एक फॉर्मुला बोला तुझे कि किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी अगर तुझे सिंपली अगर तुझे ईएमएफ निकालना हो तो सिंपली क्या कर, ई इक्वल टू, हमें नर्स इक्वेशन एक फॉर्मुला दिया, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2, ध्यान से देखना ये थोड़ा सा डरावना फॉर्मूला बट एकदम सिंपल है, 2.303 RT डिवाइड बाय n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये बेसिकली उसने नर्स ने हमें ये फॉर्मूला दिया, बोला कि अगर तुझे कहीं पर भी अगर तुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ के, अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके निकालेगा फटाफट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। देखो कब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, श्योर है कि ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए दिया जा सकता है, तो देखना क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड गिवन तब तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर लेना। और याद रखना ई कैथोड माइनस ई एनोड जो फॉर्मुला होगा उसके अंदर हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल हमें देखना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे देखते हैं, हमें फॉर्मुला में देखना सिंपली, और वहाँ से हमें वहाँ पे लिखना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर नहीं गिवन तो सिंपली मुझे क्या करना है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो क्वेश्चन में गिवन तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, आरपी के अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे, SOP इक्वल माइनस SRP, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या होगा, नर्स इक्वेशन ने बोला कि हमें इसने एक फॉर्मुला दे दिया, बोला तेरे कहीं पर भी रिएक्टेंट है, ठीक है, उसने बोला कहीं पर भी अगर तुझे ईएमएफ सेल अगर निकालना है तो सिंपली क्या कर, ये वाला फॉर्मुला यूज कर, खट से क्या होगा ईएमएफ ऑफ सेल निकल के आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक एक टर्म का मतलब समझ लेते हैं। जो ई इंडिकेट कर रहा है, ई बेसिकली क्या इंडिकेट है, ईएमएफ एट एनी टेम्परेचर एनी कॉन्सेंट्रेशन, लिख लो चलो, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया टीएम। मतलब ई क्या है बेसिकली ईएमएफ, मतलब ये कोई भी पॉइंट दो, मैंने यहाँ साफ साफ लिखा ईएमएफ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन उस केमिकल का, 4 मोलर 5 मोलर 6 मोलर 10 मोलर 15 मोलर 20 मोलर, कुछ भी कैसा भी कॉन्सेंट्रेशन, और टेम्परेचर कुछ भी ले रहा हूँ मैं 10 क्या मान लो कि 115 क्या केल्विन ले लिया मैंने, 300 केल्विन ले लिया, 400 केल्विन ले लिया, 500, कुछ भी मैं ले रहा हूँ, कोई भी टेम्परेचर कैसा भी कॉन्सेंट्रेशन, अगर मुझे इस पॉइंट पर अगर मुझे ईएमएफ निकालना तो सिंपली क्या करूँ, मैं इस वाले फॉर्मूले को मैं यूज करूँगा। अब बेसिकली अब ये देखते हैं ये ई नॉट क्या होगा, तो ई नॉट बेसिकली क्या है हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये देखो क्वेश्चन में हम ऑलरेडी गिवन होगा, ये लिख भी लेना, ऑलरेडी गिवन। इसका एक सीरीज भी है जो हमें पढ़ना है अभी थोड़ा टाइम में, बस ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। बेसिकली क्या किया इन लोगों ने, देखो स्टैंडर्ड है, नाम है स्टैंडर्ड। अब बेसिकली यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड होने का सीधे सीधे यहाँ पे मतलब ये है कि देखो टेम्परेचर मेरा फिक्स है 298 केल्विन,
ठीक है, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है कि 1 मोलर, अगर गैस होगा तो 1 atm बेसिकली प्रेशर लग रहा होगा। ये सारे टर्म्स तो हमारा फिक्स है। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी रिएक्शन अगर सब कुछ फिक्स हो तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, बिल्कुल बता सकता हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसका एक पूरा टेबल इन लोगों ने बना दिया, हर एक का क्या किया, हर एक रिएक्शन करा, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लिया। तो वही हमें आगे पढ़ना होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, एनीवेज पढ़ेंगे। बट फिलहाल के समझ लेना, ई नॉट होगा ना हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ई नॉट बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। हमें पता है ऑलरेडी, अगर ई के ऊपर अगर नॉट लगा दो सिंपली किसको इंडिकेट करा होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को इंडिकेट करा होता है। ये 2.3, अब आगे बढ़ते हैं। अभी 2.303 देख तो नंबर कॉन्स्टेंट है। अब बेसिकली यहाँ पे आर क्या, आर बेसिकली हमारा क्या गैस कॉन्स्टेंट है। तो ये आर जो होता है वो गैस कॉन्स्टेंट होता है, आर गैस कॉन्स्टेंट। एंड जो इसका वैल्यू होता है बेसिकली इसके तीन वैल्यू, जो गैस कांस्टेंट होता है ना, गैस कांस्टेंट बस इतना समझ लो, पीवी इक्वल्स टू, अरे यार ठीक है 11th को गया भाड़ में, बस इतना समझ लो। जो आर है ना बेसिकली, आर क्या रिप्रेजेंट करे, गैस कांस्टेंट को हमें रिप्रेजेंट करा है। एंड इसके तीन वैल्यू होते हैं, लेकिन जो हमें वैल्यू लेना है वो कौन सा होगा, 8.314 मोल पर केल्विन। हमें इस वैल्यू को लेके खेलना है, ठीक है। आर का जो वैल्यू होगा, जो हमारे पास आर होगा उसका वैल्यू हमें कौन सा लेना है, 8.3145 मोल पर केल्विन। ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, या फिर अगर नहीं गिवन होगा तो याद रखना फर्स्ट पेज होगा ना, उसमें सारे कांस्टेंट का हमें वैल्यू गिवन होता है। गैस कांस्टेंट हो गया, फैराडे कांस्टेंट हो गया, फिर जितने भी कांस्टेंट है ना हमारे चैप्टर में सबका वैल्यू क्या होगा हमें वहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर, उसका वैल्यू कितना 8.3145 मोल पर केल्विन हमें लेना है। अब यहाँ पे टी क्या है यार, टी तो सिंपली बात है, मुझे टेम्परेचर होगा। तो टी बेसिकली क्या है, मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ। तो टी जो बेसिकली है वो क्या है मेरे पास, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म भूल के लगाना, एन के बाद यहाँ पे एफ बी है। देखो 2.303 RT डिवाइड बाय एन के बाद क्या है, एफ भी लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे एफ भी लगा लेना। यहाँ पे अब एफ क्या है, देखो ये आर समझ में आ गया, गैस कॉन्स्टेंट है, टी बेसिकली क्या है, टेम्परेचर है। अब यहाँ पे एन और एफ क्या है, तो यहाँ पे जो एन है बेसिकली याद करो, हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था, एन के बारे में देखा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन। याद करो अभी हमने गिफ्ट फ्री एनर्जी के बाद फॉर्मुला देखा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ। उसका बताओ फटाफट क्या था, ई नॉट, भूल गया फटाफट। तो यहाँ पे जो एन होता था, मैंने क्या होता था, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मतलब कि दोनों रिएक्शन के अंदर जो जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है उसी का वैल्यू क्या होता है, एन होता था। अगर सेम अगर नहीं किया तो सिंपली मुझे दोनों रिएक्शन को क्या मल्टीप्लाई वगैरह करके सेम बनाना होता है, और वही जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहा था वही बेसिकली क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पर भी हमारा एन वही है, नेट इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली ट्रांसफर हुआ ना उसे हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। बट किताबी लैंग्वेज में क्या किया इन लोगों ने, थोड़ा घुमा फिरा के हाई लैंग्वेज में इन लोगों ने लिख दिया, घुमा फिरा के लिख दिया। यहाँ पे याद जो टेम्परेचर होगा ना हमेशा केल्विन में लेना, मुझे टेम्परेचर इन केल्विन। अगर मान लो सेल्सियस में अगर क्वेश्चन में गिवन हो, अगर मान लो क्वेश्चन वाले ने तुम्हें 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, अब उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फटाफट बताना मुझे जरा। अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन में बाई चांस अगर लक मेरा खराब रहा, मान लो बाई, वैसे तो केल्विन में ही देता है, अगर मान लो मेरा बाई चांस मेरा लक खराब रहा, उसने अगर सेल्सियस में दे दिया, सेल्सियस से अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हमको क्या मालूम। अरे यार फटाफट कोई, सेल्सियस से अगर मुझे केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मुझे सेल्सियस में गिनो, अगर सेल्सियस से अगर मुझे कभी भी केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करूँगा, 273.15 केल्विन ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन में 40 डिग्री सेल्सियस की होना, जस्ट एग्जांपल, एंड अगर मुझे उसको केल्विन में कन्वर्ट करना तो सिंपली क्या करूँगा, 40 प्लस 273.15, जो भी मेरा आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, मेरा केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा अगर मुझे कभी भी सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करो, कोई बोले कि 5 डिग्री है तेरे पास क्या सेल्सियस में, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर, कुछ मत करना, 273.15 प्लस क्या करना, 5 डिग्री ऐड कर देना, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा क्या हो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यार मतलब इसका बोलना क्या चाहता है, मतलब यहाँ पे ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी मुझे सेल्सियस से अगर केल्विन में सिंपली कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली क्या करूँगा, 273.15 को क्या करूँगा उसके अंदर ऐड कर दूंगा, वो मेरा क्या होगा, मुझे केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले मेरे पास 15 डिग्री है, 15 डिग्री सेल्सियस, अब किसी ने मुझे बोला कि इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर, कैसे करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, 273 पॉइंट क्या होता है 15 प्लस क्या करूंगा, जो हमारा 15 डिग्री उसको ऐड कर दूंगा, तो कितना आएगा 300.15, दैट्स इट, हो गया केल्विन के अंदर कन्वर्ट। मोस्टली क्या होता है, जो बुक वाले बेसिकली जो होता है ना, वो बेसिकली जो 0.15 है उसको रिमूव कर देते हैं, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, अपने ऊपर चॉइस है। जनरली क्या कहते हो 273 बोलते हैं बस, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक्यूरेट एकदम लिखो। अगर कभी भी सेल्सियस अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो, सिंपली 273.15 को ऐड कर देना। अगर मान लो 0.15 भूल भी गए तो 273 भी रहेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 273.15 लिखो या फिर 273 लिखो, एक ही, दोनों तो क्या था जस्ट आसपास ही होता है, बस थोड़ा इधर उधर पॉइंट का क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि केल्विन में अगर मुझे सेल्सियस में केल्विन से अगर मुझे सेल्सियस से अगर मुझे कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 273.15 को ऐड कर दूंगा उसके अंदर, तो क्या होगा मेरे पास केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो 2.15 अगर मैं नहीं भी करता हूँ, सिंपली 273 भी करूँगा तो भी क्या होगा, कोई डिफरेंस मेरे पास नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 6 डिग्री सेल्सियस किसी ने बोला मुझे केल्विन के अंदर कन्वर्ट, सिंपली क्या करूंगा 273 प्लस कितना करूंगा 16, 73 प्लस 6 करो, कितना होगा फटाफट
279 केल्विन, दैट्स इट। अगर 0.15 लगा तो इसके बाद लगा देना 0.15 केल्विन, आ गया आंसर। तो ये हमेशा याद रखना, अगर कभी भी मुझे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 लो या फिर 273.15 लो, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। बस हमें क्या करना है, उसके अंदर ऐड कर देना है, सिंपली क्या होगा, सेल्सियस से केल्विन के अंदर मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो टी है, टी बेसिकली क्या टेम्परेचर लेना है, लेकिन किसके अंदर, हमेशा केल्विन के अंदर लेना है। अगर क्वेश्चन में मान लो अगर मुझे सेल्सियस में गिवन होगा तो वैसे तो मोस्ट ऑफ 99.9% में क्वेश्चन में हमें केल्विन के अंदर दिया था, बट फिर भी अगर मान लो अगर हो गया ऐसा दिया हुआ कि सेल्सियस में दे, तो सिंपली मुझे क्या करना है, उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 273.15 में ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, टी बेसिकली क्या है, केल्विन है। अब यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली एन होता है ना, इन लोगों ने किताब वैसे तो हमारा जो हमने प्रीवियस में पढ़ा हमने, ये एन बेसिकली क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसे क्या बोलते हैं, एन बोला जाता है। बट यहाँ पे बुक वाले ने शो ऑफ करने के लिए क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और इसको और बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर इसको और भी लोगों ने ऐसे बढ़ा चढ़ा के इसका नाम बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, ये एन का बेसिकली मतलब, बट रियलिटी में अपनी मन की आंखों में पता है एन का सिंपली मतलब होता है हमारे पास डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ, ठीक, ये तो किताबी बात है, इसका मतलब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डायरेक्टली। हमने अब जो प्रीवियस अभी वीडियो में पढ़ा था डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई सेल देखा था। जो एन बेसिकली क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब कि दोनों रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपस में इधर उधर ट्रांसफर, और वही क्या होता है बस एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एन वही है, बस इन लोगों ने शो ऑफ करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये तीनों इसका अलग अलग नाम बोल दिया, ये पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एफ क्या है, एफ बेसिकली है फैराडे कॉन्स्टेंट। एफ बेसिकली क्या है हमारे पास, फैराडे के एक साइंटिस्ट है बेसिकली, उसका यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, पूरा पढ़ेंगे। फैराडे लॉ भी जस्ट आने वाला है इसके बाद। फैराडे कॉन्स्टेंट एंड इसका वैल्यू कितना होता है, फटाफट 96,500 बेसिकली कूलम होता है। तो फैराडे कॉन्स्टेंट अगर मान लो किसी ने पूछ लिया तो फैराडे कॉन्स्टेंट बेसिकली कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ, जैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं फैराडे कॉन्स्टेंट क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल पे बेसिकली कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो हमें बताना होता है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, ये सिंबल अगर लगाओ, मैं ऑलरेडी मैथ्स में डिस्कस कर चुका, ये इक्वल टू के बाद ऐसे लगाओ तो सिंपली अप्रोक्सीमेटली क्या इंडिकेट करता है, कितना होता है इसका 96500 कूलम। तो बेसिकली एफ क्या था, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट अगर मान लो किसी ने पूछ लिया, ठीक है, ऐसे कोई पूछता तो एक बार पता होना चाहिए फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, एक मोल पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, वही हमारे पास क्या होता है फैराडे कांस्टेंट बोला जाता है। उसका वैल्यू कितना 96500। डोंट वरी, बुक क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, या फिर फर्स्ट पे जब अपना बोर्ड में ओपन करोगे उसके ऊपर सारे कांस्टेंट का हमारे पास क्या होता है वैल्यू मेंशन होता है। अगर नहीं मेंशन होता तो क्वेश्चन के साइड में कहीं ना कहीं गिवन होगा, बट क्वेश्चन अगर याद हो जाए तो वैलेंट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा सेव होगा। अगर नहीं याद हो तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा याद कर लेना सब कुछ, सारे वैल्यूज को जो भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिकली फॉर्मुला था, ये हमने देखा ई नॉट बेसिकली स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। आर क्या होगा, गैस कांस्टेंट। टी क्या होगा, टेंपरेचर होगा केल्विन के अंदर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एफ क्या होगा, बेसिकली हमारे पास फैराडे कांस्टेंट। अब ये इसके बाद ये जो log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये क्या लिखा है, log 10 बेसिकली बेस के अंदर है, ये नीचे log 10 ऐसे है, मतलब कि मैं यहाँ पे बोलूँ तो log, और उसका जो ये होता है ना, इसको हम बेस बोलते हैं। इसका जो नीचे होता है लॉग के नीचे जो भी चीज लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या, बेस। तो ये log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यार ये क्या है, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेसिकली क्या है, ये मुझे पढ़ने नहीं पड़ा। यहाँ तक तो सब कुछ कहानी समझ में आ गई, नहीं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है क्या। तो जो भी मेरे पास रिएक्शन हो रहा होगा इसको बेसिकली रिएक्टेंट हमें क्या बोलता है, कि जो भी बेसिकली जो मेरा मान लो रिएक्शन हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए प्लस बी मिलके मान लो कुछ सी प्लस कुछ भी डी अगर मेरे पास बना रहा हूँ, तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसका मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, और जो भी रिएक्टेंट होगा उसका मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। ये कैसे यूज होता है हम क्वेश्चन के थोड़ा देख लेंगे, बट इतना समझ लेना प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन, जो जितने भी प्रोडक्ट में कितना मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना मेरे पास फाइनली जब रिएक्ट हो गया, जब प्रोडक्ट बना तो उसके अंदर कितने जो रिएक्शन है बेसिकली एलिमेंट, उसको कितना मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लो जिंक का 2 मोलर हो गया, कॉपर का 1 मोलर, की टोटल करूँगा तो कितना होगा 3 मोलर हो जाएगा। तो यही हमें बस देखना होता है कि जो प्रोडक्ट के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन वो हमें यहाँ पे लिखना है, और जो रिएक्टेंट के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये बेसिकली क्या है मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के अंदर कितना बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर वहीं अगर मान लो कि प्रेशर अगर दे देता, अगर मान लो हमें प्रेशर दे देता, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है जिसका हमें प्रेशर देता है, इन दैट केस क्या होगा, इसको और भी मैं लिख सकता हूं नाम, प्रेशर ऑफ गैस इन एटम, कि कितना भैया प्रेशर कितना है गैस का वहाँ पे एटम्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली क्या होता है फॉर्मुला निकल के आता है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है, कि जो मेरे पास रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का एंड कितना कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो हमें यहाँ पे डरो मत, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, फटाफट यूज सॉल्व हो जाए। क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में हम क्या करें इसको यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, कैसे इसको यूज किया जाता है। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए फॉर्मुला हमें देखना है, एक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट हमें बेसिकली बोलता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ उसमें जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर कितना, प्रोडक्ट के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वही रिएक्टेंट
रिएक्टेंट जो मेरे पास है, रिएक्टेंट के अंदर जो भी मेरे पास एलिमेंट्स है उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो। तो यहाँ पे फाइनली नर्स इक्वेशन ने हम यहाँ पे एक फॉर्मुला दे दिया कि कहीं पर भी अगर मुझे ईएमएफ अगर मुझे निकालना है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और कोई भी टेम्परेचर, ये वर्ड बहुत कीमती है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन और कोई भी टेम्परेचर गिवन हो तो फॉर्मुला क्या होता है, ई नॉट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय एन एफ लॉग टू द बेस कितना यहाँ पे गिवन है 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मुला होता है। सबका यहाँ पे मीनिंग आई होप तो समझ में आ गया होगा ये कैसे डराइव हो की इक्वेशन है। अगर इसको अगर मान लो कि मन में क्वेश्चन है यार ये फॉर्मुला आया तो आया कैसे, तो ये फॉर्मुला बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का यूज करके आ गया था। कैसे हमारे पास उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट लास्ट में बता दूंगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद। जैसे नर्स इक्वेशन कंप्लीट हो थोड़ा सा लास्ट में आइडिया दे दूंगा कि कैसे ये जो फॉर्मुला हमारे पास डराइव हो गया है। बट फिलहाल के लिए हमें फॉर्मुला यहाँ पे लर्न होना चाहिए कि क्या क्या ये फॉर्मुला, ठीक है। ये फॉर्मुला दिया, अब नर्स इक्वेशन ने जो ये फॉर्मुला देगा उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा बहुत दिमाग लगा उसने, उसके दिमाग में एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्या बोलते हैं खुफावादी क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ड, तो जो भी एक वर्ड होता है उसके दिमाग में आया कि यार ये बहुत लेंदी फॉर्मुला है। यहाँ पे मैंने उसने क्या किया, कुछ नोटिस किया उसने बोला इस फॉर्मुले को क्यों ना मैं छोटा बना जाऊँ। अब छोटा कैसे बनाए, अब छोटा बनाए कैसे बनाया जाए, तो देखो ई नॉट तो मेरे पास क्वेश्चन में श्योर गिवन होगा। अब उसने बोला यार छोटा तो मैं ये सब को कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मेरे पास जो टर्म है ना उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कैसे, उसने बोला यार जो आर है, आर क्या गैस कांस्टेंट, अच्छा उसका वैल्यू कितना है, 8.3145, उसने बोला यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। टेम्परेचर क्या, केल्विन में, टेम्परेचर बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर 298 केल्विन होता है, वो यहाँ पे पुट कर दे। गैस कॉन्स्ट जो मेरे पास ये एफ क्या है, फैराडे कॉन्स्टेंट, उसने बोला यहाँ पे फैराडे कॉन्स्टेंट का भी वैल्यू पुट कर दे। तो जैसे इसने यहाँ पे सबका वैल्यू पुट किया ना, एक चमत्कार यहाँ पे हो गया। क्या हो गया वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो इस फॉर्मूले कर मैं कैसे लिख लूँ अपने लैंग्वेज में, एक सेकेंड, गेट दिस फॉर्मूला गेट रिड्यूस, एंड ये जो फॉर्मूला बन के आना यही क्वेश्चन के अंदर 99.9% के अंदर भी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। दिस फॉर्मूला गेट रिड्यूस बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ उससे क्या किया, जो आर था बेसिकली गैस कांस्टेंट उसका वहां पे कोई फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दिया। कितना था मेरे पास 8.3145 मोल पर केल्विन, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड मोल पर केल्विन। देन उसने हम क्या किया, जो एफ था फैराडे कांस्टेंट उसका उसने वैल्यू रख दिया 96,500 कूलम। देन जो टेम्परेचर था, या तो मैं इसको सेल्सियस में लिखूँ 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर मुझे केल्विन में लिखना होगा कितना होगा 298 केल्विन। जब उसने ये तीनों जो था मेरे पास इन्फॉर्मेशन इसको लिया और क्या कि इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। जैसे इसने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, देखो अब मन में ये सवाल आएगा, एक सेकंड, मन में ये सवाल आएगा यार टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहा है। मान लो किसी एग्जाम अगर क्वेश्चन में मेरे पास आ गया कि 545 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो देखो क्वेश्चन वाला हमारा बेवकूफ नहीं, क्वेश्चन वाला हमेशा जो भी हमें यहाँ पर रिएक्शन देगा ना वो सिंपली टेम्परेचर कितने पे 25 डिग्री सेल्सियस पे मोस्टली देता है। 99.9% केस ऐसा होता है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन पे ही देता है। अगर सेल्सियस में ना गिवन हो, अगर केल्विन में गिवन हो तो कितना 298 केल्विन, अगर सेल्सियस में गिवन हो तो 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर है वो एक तरीके से फिक्स कर लेता है कि मैं जो भी क्वेश्चन हमें देता है बेसिकली बोर्ड में 25 डिग्री सेल्सियस पे देता है या फिर 298 केल्विन पे देता है। अगर मान लो टेम्परेचर, अगर मान लो क्वेश्चन बाई चांस मेरा लग बहुत ही ज्यादा खराब रहा और मैं 0.1% कैटेगरी के अंदर आ गया, मान लो टेम्परेचर मुझे 35 डिग्री सेल्सियस क्या दे दिया, फिर सबसे पहले मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा, फिर क्या करूंगा तो मैं ये वाला फॉर्मुला यूज करूंगा। अगर मान लो मेरे पास टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस गिवन हो, ठीक है, क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेता है, या फिर बोल देगा एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर जो हमारा घर का टेम्परेचर होता है बेसिकली कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लिख भी लेना। रूम टेम्परेचर इज, अगर मान लो कोई नया वर्ड अगर फैंसी वर्ड आ गया एग्जाम में लिखा हुआ ऐसे रूम टेम्परेचर ऐसे दे दे एट रूम टेम्परेचर, तो समझ जाना इसका सीधे सीधे ये मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस होगा। या फिर अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो सिंपली 273 में ऐड करोगे तो सिंपली कितना होगा 298 केल्विन, ठीक है। तो अब उसने फैराडे ने क्या किया, उसने बोला कि अभी के लिए उसने मान लिया कि जो मेरा क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या, ये तीनों जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है, उसने क्या किया यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू पुट किया, जो गैस कांस्टेंट था उसका यहाँ पे वैल्यू पुट किया, और जो फैराडे कांस्टेंट था ना उसका यहाँ पे वैल्यू पुट किया। जैसे उसने ये सारा वैल्यू पुट किया ना, उसने देखा मेरा जो रिजल्ट है ना पूरा एकदम अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, उसने देखा मेरा पूरा रिजल्ट चेंज हो, कैसे चेंज हो वो देखते हैं। जैसे उसने ये तीनों वैल्यूज पुट किया, मैं यहाँ पे पुट करके दिखा नहीं रहा हूँ, अगर मन करे पुट करके मल्टीप्लाई वगैरह करने के कर लेना। तो जो वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगा, टाइम वेस्ट होगा, फालतू में कुछ मत करना, बस इतना जानना। वो मैंने क्या किया इस फॉर्मूले के अंदर, जो ये मेरा मेन फॉर्मूला, इसके अंदर मैंने गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, फैराडे कांस्टेंट सबका यहाँ पे वैल्यू पुट किया। जैसे मैंने वैल्यू पुट किया इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर नया मेरे पास एकदम फाड़ू वाला एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया, मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला आ गया ई इक्वल्स टू ई नॉट, बाकी सब कुछ सेम रहा, माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log टू द बेस 10, शॉर्ट फॉर्म लिखना हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये फाइनली मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया।
एंड मोस्टली 99.9% केसेस में मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। यार क्या बोल दिया, अब ये कैसे हो क्या गई, हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला देख, जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले के अंदर गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन यहाँ पे पुट किया, फैराडे कॉन्स्टेंट, जैसे यहाँ पे वैल्यू इन सबका वैल्यू पुट किया ना, मल्टीप्लाई वगैरह जैसे मैंने किया, उसके बाद मैंने देखा ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर एकदम छोटा होकर मेरे पास ये आ गया ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग टू द बेस 10। इसको हम बोलते हैं लॉग, अगर ऐसे गिवन है ना लॉग 10, इसका मतलब होता है लॉग टू द बेस 10। अगर लॉग के नीचे अगर कुछ भी लिखा ना समझ जाना उसको क्या होता है, बेस बता रहा होता है। तो लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, मतलब ये फॉर्मूला छोटा होकर मेरे पास ये, लेकिन कब आया, लेकिन भैया कब आया हमें पता तो होना चाहिए। फॉर्मूला आया तो आया कैसे, जब मैंने आर का वैल्यू पुट किया, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया, और जो टेम्परेचर का जो था कितना 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन बोलो, जब ये तीनों वैल्यूज मैंने उस फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो फाइनली मेरे पास ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आया। एंड मोस्ट ऑफ 99.9% केसेस में हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन अब मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि यार टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वहाँ पे था 25 डिग्री सेल्सियस जो मैंने लिया, अगर मान ले मेरा लक बहुत खराब होता है, मान लो, या फिर इसको 298 केल्विन में लिख दो। देखो मैं साथ साथ में दोनों लिखता हूँ, सेल्सियस में भी लिखता हूँ, केल्विन में लिखता हूँ, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये मान लो अगर क्वेश्चन में कभी सेल्सियस में आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, उसको क्या करना है, सबसे पहले केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपली 273 में क्या करूँगा, ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ गया। तो मान लो ये तो ठीक है, अगर मान लो मेरा लक बहुत खराब रहा, मैं 0.9% वाले या फिर 0.1% केस के अंदर आ गया कि टेम्परेचर अगर मान लो मेरा 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर आ गया क्वेश्चन, तो सिंपली मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा, तब तो भैया हमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर सारे वैल्यूज वगैरह पुट करना पड़ेगा, बहुत लेंदी चलेगा। बट मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला कभी भी ये 35 डिग्री 45 डिग्री नहीं देता, और सिंपली क्या करेगा, या तो 25 डिग्री सेल्सियस दे देगा या फिर बोले एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भी अगर क्वेश्चन में ये होना तो समझ जाना, इसका मतलब सीधे सीधे बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 298 केल्विन की तरफ बोला जा रहा होगा। ठीक है, अब मन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा यार, एक तो बोर्ड में तो सिंपल से दे देगा। ठीक है, अगर मान लो उसे चालाकी कर दिया कि रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर लिख दिया तो समझ जाना 25 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करा, इसी को केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना होगा 298 केल्विन का। फॉर्मूले के अंदर हमेशा जो वहाँ पे टेम्परेचर किसके अंदर, केल्विन के अंदर हमें पुट करना है। तो फाइनली ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, नर्स इक्वेशन है, उससे फॉर्मूले को छोटा करके ये हमारा फॉर्मूला देगा। मोस्टली हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे 99.9% क्वेश्चन में। एक चांस पर अगर 1.1% अगर ऐसा होगा कभी ये टेम्परेचर अगर उसने वेरी कर दिया, इन दैट केस क्या होगा, हमें कि अपना जो मेन फॉर्मूला ना उसी के अंदर हमें वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है बेसिकली, ईएम ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ई नॉट बेसिकली स्टैंडर्ड ईएम ऑफ सेल। स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या, 1 मोलर यहाँ पे स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या, स्टैंडर्ड ईएम ऑफ सेल होने का मतलब क्या। तो स्टैंडर्ड है क्यों, तेरे पीछे ऐसा क्या है जो तेरे को स्टैंडर्ड लगा। उसने बोला मेरे पास ये जो मेरे स्टैंडर्ड नाम दिया स्टैंडर्ड है, उसने बोला एक तो मैं जो भी मेरा यहाँ पे एलिमेंट्स होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है। अच्छा, उसने बोला कि अगर मान लो प्रेशर अगर कोई गैस हो तो उसका 1 atm में फिर 1 बार प्रेशर होगा। एंड जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली जो पॉइंट है हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, या तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 298 केल्विन होगा। इसलिए मुझे अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा था, इसलिए मुझे क्या होता है स्टैंडर्ड वर्ड दिया गया। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट तो ये बेसिकली एन क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर किया गया, या फिर बुक वाले लैंग्वेज बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, पी क्या है बेसिकली प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है। आर क्या है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट के अंदर बेसिकली कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना होता है, लिखना पड़ता है। यहाँ पे फॉर्मूले कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे सबका वैल्यू भी पुट करोगे। यहाँ पे ये जो टर्म है ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लिखना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हम फटाफट यूं क्विकली सॉल्व करेंगे। तो ये हमें आज से हमें ये पता होना चाहिए, अगर कभी भी अगर मुझे ईएम ऑफ सेल निकालना है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारा बेसिकली मेन फॉर्मूला है। लेकिन ये डराइव कैसे हुआ, ये अपना जो ये जो फॉर्मूला था उससे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली ये हमारा डराइव मींस फादर ये और उसका सन बेसिकली क्या ये। तो आई होप ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि 99.9% क्वेश्चन हमारे पास इसी से सॉल्व होता है। 0.1% अगर हो गया तब तो मुझे मेन जो अपना फॉर्मूला है वो हमें क्या आता है यूज करना पड़ता है। तो आई होप ये यहाँ पे स्टोरी समझ में आ गया कि नर्स इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, नर्स इक्वेशन हम क्यों यूज करते हैं। कहीं पर भी अगर मुझे ईएम ऑफ सेल अगर मुझे निकालना है, कोई भी टेम्परेचर हो, कैसा भी कॉन्सेंट्रेशन गिनो, तो बेसिकली हम क्या होता है नर्स इक्वेशन का यूज करते हैं। नर्स इक्वेशन यही हमारे पास क्या होता है, दिस इज नर्स इक्वेशन, या फिर पहला वाला जो हमारा मेन था इसको नर्स इक्वेशन बोलो या फिर इसको बोलो, दोनों एक ही है। दिस इज अवर नर्स इक्वेशन। ये फाइनली हमारे क्या नर्स इक्वेशन हमारे पास आ गया। फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया, फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, एक एक पॉइंट का हमें एक एक वैल्यू का यहाँ पे जो नाम है उसका सबका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाएगा ना, वो हमें बेसिकली यहाँ पे देखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बता दूँ, फॉर्मूला था या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ जनरल नॉलेज के लिए याद रखना नोट डाल के, Q इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बोला जाता है। बेसिकली जो Q होता है बेसिकली Q क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट कोशेंट, रिएक्शन या फिर रिएक्शन बोलो या फिर ठीक है रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन कोशेंट। मतलब क्या, इस फॉर्मूले को कई बार बुक वाले ऐसे भी लिख देते हैं, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन
log टू द बेस 10 इंटू क्या करेंगे क्यू तुम्हें लिख के भाग जाएंगे ई इक्वल्स, ठीक है। तो ये लिखो या फिर दोनों एक ही बात है। जो क्यू होता है बेसिकली, क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन, मतलब कि रिएक्शन क्वेश्चन क्यू क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हमें ये पता होना चाहिए। जो क्यू होता है, क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्शन क्वेश्चन कुछ नहीं होता, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, इसी को कौन हमें इंडिकेट करता है, क्यू हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। क्यू क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम बेसिकली क्यू से क्यू भी बोला जाता है। क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज रिएक्शन क्वेश्चन, तो सिंपली क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वेश्चन, इसलिए हम इसे क्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन लिखोगे तो सिंपली क्या हो, क्यू ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात होता है, ठीक है। क्यू का मतलब क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन, उस फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसलिए यहाँ पे सिंपली मैंने इसके जगह पे मैंने ये रिप्लेस किया। तो आई होप से ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे मैं ये लिखूं या फिर ये लिखूं, दोनों एक ही बात है, बट 99% केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर भी मैंने ये बता दिया, स्टाइल मारने के लिए बुक वाले क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू घुसा देंगे। तो समझ जाना इस क्यू वर्ड का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यू की जगह तुम सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तुम यहाँ पे सिंपली इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट लोगे तो यहाँ पे बेसिकली हमने नर्स इक्वेशन का एक ही पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे नर्स इक्वेशन क्या फॉर्मुला होता है, कब हमें इसको यूजफुल करना है। फॉर्मुला यहाँ पे, ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे फॉर्मुला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर फॉर्मुला याद नहीं होना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन आना श्योर है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए दे सकता है, या फिर नर्स इक्वेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन तो थमा ही देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आना श्योर है। देखो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पी ब्लॉक, दो ऐसे चैप्टर ना, मतलब कि जो बहुत हद से ज्यादा लेंदी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार बहुत ज्यादा, मतलब कि ना क्या बोलूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो गुस्सा आता है उसको देख के। एनीवेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है क्या, वहाँ पे इतने सारे रिएक्शन, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुझे गुस्सा नहीं आता। क्या हुआ कि 11th क्लास में जो हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है वही बेस होता है। अब जिसका बेस ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, फलाना ढिमकाना, ये वो दिस दैट रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको वो अच्छे से आता है ना, वही 12th के ऑर्गेनिक यहाँ पे डील कर सकता है। तो अगर उसमें ऑर्गेनिक को हटा दूँ तो सबसे ज्यादा जो हमारा लेंदी जो दो चैप्टर बेसिकली, एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरे का नाम है, उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी श्योर आना है। देखो क्या आएगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली कैसे आता है पता है, यहाँ पे कोई 2 क्वेश्चन तुम्हें या फिर 3 क्वेश्चन कंबाइन करके बोलेगा स्टेट फैराडेस लॉ या फिर स्टेट नर्स इक्वेशन या फिर कुछ भी दे देगा, और यहाँ पे फिर छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे देगा, उसको क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए बोला ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है, फटा अच्छे से हमें लर्न होना चाहिए कि कैसे हम नर्स इक्वेशन का फॉर्मुला होता है। अब हम देखते हैं इस फॉर्मुले को कैसे अप्लाई किया जाता है बाय क्वेश्चन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल पार्ट। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे फटाफट धड़ाधड़ एकदम न्यूमेरिकल ढेर सारा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल से उठाते हैं, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए। अच्छा चलो कोई नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लिख दिया, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन भी दे दिया, चलो ऑक्सीडेशन भी दे देते, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस आयरन और Fe2 प्लस एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना, चलो 0.01 मोलर, वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, Fe सॉलिड के अंदर, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें लेटर से गिवन है। चलो इसका क्या देना, एट टेम्परेचर हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, एंड हमें गिवन है एंड E0 ऑफ Fe2 प्लस 2 या फिर 3 प्लस 2, चलो 2 प्लस देते हैं। Fe2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली, वो हो रहा है हमारे पास -0.45 वोल्ट। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है। अब तो क्वेश्चन को देख के दिमाग घूम जाएगा, ओहो क्या क्वेश्चन दे दिया। 1 मिनट वीडियो को पॉज करना, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या हमें बोलना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा सोचना, इसके बाद क्या करना, इस वीडियो को स्टार्ट करना। क्वेश्चन को सोच लिया होगा एक बार, वीडियो क्या बोलो, क्वेश्चन को सोच लिया होगा कि कैसे यहाँ पे करना है। यार क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मुझे यार यहाँ पे 2 चीज निकालना है, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। अच्छा, और किसका निकालना है, ये मेरे पास जो आयरन गिवन है इसी क्वेश्चन, ये मुझे यहाँ पे सेल का रिएक्शन गिवन है यार, लेकिन यहाँ पे तो इनकम्प्लीट रिएक्शन देख रहा है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है, हमें सिर्फ एक ही वहाँ पे दिया, उसकी मर्जी वो एक रिएक्शन करे या फिर 2 रिएक्शन करे, इसने सिंपली हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया और बोला जा रहा है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे। देखो मैंने बोला था ना, मोस्टली जो क्वेश्चन होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे देता है, और 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, और ये यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। Fe क्या मेरे पास जो मोलर कितना अमाउंट कंसंट्रेशन लिया, 0.001 मोलर लिया। अब मेरे से पूछा जा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बताओ क्या होगा यार। रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालो यार, ये होता क्या है यार, भूल गया मैं तो। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो पहली बात तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो निकाला ही नहीं कभी। हमने जब भी निकाला, क्या निकाला, स्टैंडर्ड। यार स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड अगर ईएमएफ निकालना तो सिंपली क्या कैथोड माइनस ई नोट करते थे, लेकिन यहाँ पे गेम पलट गया, हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। क्या यहाँ पे कहीं पर भी स्टैंडर्ड वर्ड गिवन है, नहीं, मतलब कि मुझे यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपली निकालना है। और पहले तो यार मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूंगा। अब कैसे निकाला जाए वो हमें यहाँ पे अप्रोच करना है। तो देखो
ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहली बात कि नर्स इक्वेशन हमारे पास कब हमारे पास यूज होता है, या फिर पहला पॉइंट होगा कि अगर मुझे अरे यार क्यों इतना बोल रहा हूँ, देखो पहला पॉइंट मेरे पास ऐसा होगा कि अगर मुझे नर्स इक्वेशन यूज करना है, देखो ये पहला क्वेश्चन ये मन में स्ट्राइक होता है कि मैं पहला क्वेश्चन इसलिए इतना डीप में बता रहा हूँ, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा मैं फटाफट यूज सॉल्व कर दूंगा। नर्स इक्वेशन बस कब डेवलप होता है, दिमाग में हमेशा देखना, कभी भी अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपल अगर मुझे निकालना, स्टैंडर्ड ना लिखो, स्टैंडर्ड अगर नहीं ना बोल के अगर मुझे कभी सिंपल बोल दे निकालने के लिए, तो मैं नर्स इक्वेशन का हेल्प लूंगा। अगर कहीं पर भी अगर मुझे ईएमएफ निकालना है, अगर मुझे ईएमएफ अगर बेसिकली कहीं पर भी अगर मुझे निकालना है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं बोले कि ईएमएफ कोई भी ऐसे टेंपरेचर दे दे और कोई भी कितना भी कॉन्सेंट्रेशन दे दे, अगर मुझे ईएमएफ निकालना तो भी मैं किसका यूज करूंगा, नर्स इक्वेशन का यूज करूंगा। देखो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, अगर मेरे पास वो कहाँ गया तो मैंने पेज फाड़ दिया या बचा हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस, जो नर्स इक्वेशन जो है कब हम यूज करते हैं, फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेंपरेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे कभी पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, या फिर अगर मुझे यहाँ पे लिख भी लेना इलेक्ट्रोड रिडक्शन बोलो, या फिर ऑक्सीडेशन बोले, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, या फिर ऑक्सीडेशन बोले या फिर रिडक्शन बोलो। अगर मुझे कहीं पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना पड़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, देन मैं क्या करूँगा, नर्स इक्वेशन का यूज करूँ। और कहीं पर भी अगर मुझे ईएमएफ निकाला एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेंपरेचर, तो भी मैं किसका यूज करूँ, नर्स इक्वेशन का यूज करूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों मुझे यहाँ पे निकाला है। अब कैसे किसका यूज करूँगा, नर्स इक्वेशन का यूज करूँ। कैसे यूज करूँगा अब हमें वो देखना है। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला ई इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है प्लस ई नॉट माइनस पॉइंट, एक बात और बता यहाँ पे बता दो, जनरल चलिए 0.286 लिखा है, तो बहुत अगर किसी को बोलो पढ़ने के लिए तो क्या बोलो 0.28, कभी भी ऐसे मत पढ़ना, बहुत रॉन्ग होता है। 0.28 पढ़ा जाता है, कैसे उसको 0.28, कभी मैं जीरो मत बोलना। अगर मान लो जीरो के बाद कुछ भी लिखा हो तो सिंपली बोला 0.285 जो भी लिखा, जीरो कभी मत प्रोनाउंस करना, गलत बोला जाता है। तो देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मूले के साथ साथ बोलते चलोगे तो हैबिट बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या किसका सबसे पहले क्या निकाले, चलो रिएक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, उसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। या तो मेरा मन करे, मैंने बोला चलो पहले मैं रिएक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूंगा। अच्छा, लेकिन मैं फॉर्मूले पे आगे बढ़ो, तो मैंने नर्स इक्वेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला लिख दिया यार, अब कैसे निकाल जाए, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझे ही कराना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डिटेल में अगर मैं पहले क्या निकालूँ, रिएक्शन पोटेंशियल निकालूँ। और ये जो मेरा इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसको रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, पहली बात, अगर मेरे पास कभी भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा लगे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर कभी भी रिडक्शन हो रहा था इसका मतलब क्या, फटाफट मुझे बताओ। और कभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। अच्छा, और ऑक्सीडेशन हो रहा था इसका मतलब यार जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा होगा, मींस दे रहा होगा किसी को। और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेना, और जो ऑक्सीडेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसे क्या होगा, किसी को दे रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो ये इक्वेशन गिवन है आयरन का, सिंपली मुझे इसको क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। कैसे करूँगा, देख Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया एंड क्या फॉर्म कर दिया, Fe। ओ भाई साहब, क्या कैसे ये कैसे लिख कैसे दिया तूने। मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम या तो रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन लिखो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में हमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है, तो कैसे मुझे कैसे पता चला कैसे रिएक्शन को, सिंपली लिखना जो भी यहाँ पे क्यों ना Fe2 प्लस। अब ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके पास चार्ज कितना, 2, तो सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले रहा होगा और किसमें फॉर्म होगा, Fe में। अगर मान लो वहीं अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता तो सिंपली क्या होता है, जो Fe है पोटेंशियल का रिएक्शन लिख रहा होता तो सिंपली क्या होता है, Fe है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। यार तुझे कैसे पता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो, यार देख यहाँ हमें जो ये जो इक्वेशन लिखना होता है यही मेन है यहाँ पे। अगर मान लो जो अगर रिडक्शन पोटेंशियल में निकालो तो सिंपली रिडक्शन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, लूज कर रहा होगा। एंड ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, सिंपली पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, किसी से खींच रहा होगा, ले रहा होगा मतलब। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है अपने इलेक्ट्रॉन क्या करो, लूज करा होगा। अब यार मुझे ये जो होता है ना, ये रिएक्शन लिखना यही सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये लिखना आ गया तो काम नहीं पड़ गया। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिंपली देखो ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी लिखा ना अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो सिंपली समझना जितना इस पर चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रिडक्शन ले रहा होगा। एंड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो समझ जाना इसके ऊपर जितना चार्ज होगा ना उतना सिंपली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लूज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसका यूज कर रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, तो इसका मुझे यहाँ पे यूज नहीं है। एक बात यहाँ इस क्वेश्चन में एक बार सॉल्व कर, बहुत सारा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हमें सिखाएगा कि हमें कैसे नॉर्थ इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमें, ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, ट्रिक बता दी गई कि अगर कभी पर भी अरे यार क्या हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा तो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो सिंपली अगर मुझे रिएक्शन लिखना है उसका तो मैं कैसे लिखूंगा, रिडक्शन का अगर मुझे कभी भी इक्वेशन लिखना है तो सिंपली क्या करूंगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वो जो भी यहाँ पे चार्ज होगा ना उतना इलेक्ट्रॉन क्या करोगा, एक्सेप्ट करोगा। अगर वहीं ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ तो सिंपली क्या जितना भी यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो क्या करोगा, उतना चार्ज बेसिकली क्या करो, लूज करोगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया। अब मन में सवाल है अगर इसने रिएक्शन क्यों लिखी, तो फॉर्मुला में सिंपली वैल्यू पुट करता। रिएक्शन लिखने के पीछे मेरे पास एक रीजन है, यहाँ पे तो मैंने पूरा कचरा कर दिया। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, तो सिंपली मैं नेक्स्ट में रिएक्शन लिख रहा हूँ अपना रिडक्शन पोटेंशियल का मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ Fe
2+ उसने 2 इलेक्ट्रॉन को, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, 2 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक्सेप्ट किया और क्या फॉर्म हो गया Fe। अरे यार स्टेट तो लिखना ही भूल गया। Fe2+ किस स्टेट में था यहाँ पे हमें, Fe2+ का तो किस स्टेट में नहीं गिवन है, Fe किस स्टेट में गिवन है, सॉलिड, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सॉलिड। Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन मुझे कितना गिवन है 0.001 मोलर, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम सिंपली देखते हैं फॉर्मूले के अंदर चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ इसलिए मैंने नीचे लिख दिया रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ 0 पॉइंट ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएम ऑफ सेल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन हो। क्या हमें गिवन है स्टैंडर्ड ईएम सेल, बिल्कुल ई नॉट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब हमें ये देखना है यहाँ पे ई नॉट कितना गिवन है, 0.045 माइनस 0.45 गिवन है, ठीक है, 0.059 डिवाइड बाय एन हमारे पास कितना होगा, एन बेसिकली क्या होता है, जो भी रिएक्शन का जितना भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वगैरह हो रहा है वही क्या होता है एन, तो यहाँ पे एन बेसिकली कितना होगा 2। अरे यार एन क्या बोल दिया मैंने, देखो यहाँ पे एन बेसिकली क्या होता है, जो भी रिएक्शन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन वगैरह चेंज हो रहे थे या फिर एक्सचेंज जितना भी, यहाँ पे एक ही रिएक्शन है तो सिंपली क्या होगा, एन का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा 2 मैंने लिख दिया लॉग टू द बेस 10। अब यहाँ पे जो मेन है ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ले रहा है, प्रोडक्ट में क्या होना है Fe, ठीक है, लिख दो यहाँ पे चुपचाप से Fe, बता रहा हूँ सब कुछ। रिएक्टेंट बेसिकली क्या होना है यहाँ पे, अरे यार वो क्या था Fe मैंने लिख दिया, रिएक्टेंट कौन है Fe2+ लिख दो एज इट इज इसको। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ERP रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस 0.45 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग टू द बेस 10। अब एक बात यहाँ पे याद रखना कि हमेशा मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन में बहुत कुछ सिखाएगा, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है एनर्जी क्वेश्चन का जो इतना हमें कुछ सिखा देगा कि जो आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना कोई वहाँ पे कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, याद रखना हमेशा प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, उसका 1 होता है वैल्यू, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड वैल्यू इज 1। हमेशा याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉलिड होगा, जो एकदम प्योर सॉलिड होगा, जो प्योर लिक्विड होगा ना बेसिकली उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अब यहाँ पे देखो Fe लिख दिया, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होना Fe लिखा, और रिएक्टेंट में क्या था मेरे पास Fe2+ लिख दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट है उसका, देखो यहाँ पे Fe है, Fe कैसा सॉलिड है तो सॉलिड का हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1 होगा, एज इट इज चिपका दो यहाँ पे। अब बारी है Fe2+ की, Fe2+ उसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे कितना 0.001, तो यहाँ पे लिख दिया एज इट इज 0.001, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट हमें करना है। यार क्या बोल दिया तूने, कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला देख यहाँ पे देखो जी ये जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन जो इसको बोला जाता है क्यू इक्वल्स टू जो हमारे पास पी अपॉन कितना होता है आर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर छोटा सा मिस्टेक होगा पूरा क्वेश्चन यही रॉन्ग करता है, बाकी तो सब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन जो ये होता है ना ये बहुत बदमाश होता है, यहाँ पे छोटा सा भी मिस्टेक हो समझो पूरा क्वेश्चन नहीं पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट समझो। देखो मुझे करना क्या, सबसे पहले ई नॉट का मुझे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन था, मैंने लिख दिया 0.45। ये मैंने एज इट इज एन का वैल्यू कितना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आजू बाजू एक्सचेंज हो रहे हैं वही हमारे क्या होता है एन का हमें वैल्यू देता है तो 2 लिख दिया यहाँ पे log 10। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बना मेरे पास Fe एज इट इज लिखो यहाँ पे। रिएक्टेंट में बेसिकली क्या Fe2+ मैंने यहाँ पे चुपचाप से लिख दिया। लेकिन यार Fe डिवाइड बाय Fe2+ तो नहीं, मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब Fe कितना प्रेजेंट है। तो हमेशा देखना जो भी प्योर सॉलिड होगा या फिर प्योर लिक्विड होगा उसका हमेशा कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 1 होता है। देखो Fe क्या सॉलिड की क्वेश्चन में हम ऑलरेडी मेंशन था, Fe कैसा था सॉलिड, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना होता है 1 होता है। एंड बचा Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.001, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे ना ये जो टर्म है ना यहाँ पे ना यहाँ पे इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। यहाँ पे कैसे इसको समझाओ, ये बेसिकली पूरा अपना जो थर्मोडायनेमिक्स है ना ये इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है अपना 11th के, वहाँ से बेसिकली डराइव क्या आता है केमिकल इक्विलिब्रियम से कि रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर भी कोशिश करूँगा समझाने का। देखना अगर मान लो 2A + 3B मिल के कुछ मान लो 4C ऐसे कुछ मेरे पास बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा हो। अगर मुझे इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिखना तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या है C डिवाइड बाय रिएक्टेंट बेसिकली क्या होगा जो भी यहाँ पे बन रहा हो। ये मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह एक्सचेंज है, ये कितना है मेरे पास A। अब हमेशा देखना जो भी यहाँ पे मेरे पास बैलेंस की जो कोफिशिएंट होगा उसको वो हमेशा उसके पावर जाता है। C लिखा, उसके बैलेंस का क्वेश्चन कितना है 4, तो यहाँ पे इसके पावर कितना का 4। A लिखा, A जो है उसका जो बैलेंस का क्वेश्चन कितना 2, तो सिंपली जो इसका जो क्वेश्चन कितना 2, तो सिंपली क्या होगा इसका पावर जाएगा। यार क्या बोला, ये एक छोटा सा टर्म है, हमेशा देखना अगर मैं कभी भी रिएक्शन लिख रहा हूँ और मान यहाँ पर तो ठीक है मान लो मेरे पास बैलेंस नहीं था, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो सिंपली क्या होता Fe के ऊपर मैं 2 लिखता। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो मैं Fe की पावर 3 लिखता। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी जो भी मैं एलिमेंट ले रहा हूँ उसका अगर राइट अगर उसके बैलेंस साइड में कुछ भी अगर मेरे पास
वैल्यू गिवन है तो सिंपली क्या होगा, वो उसके पावर में जाएगा। कैसे जाएगा तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा अच्छे से देखेंगे ही, बट फिलहाल के लिए बस इतना समझ लेना कि अगर मैं कभी भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास कुछ भी अगर नहीं गिवन है तब तो मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ गिवन होता है 2FE 3FE, तो सिंपली अगर मेरे पास कभी भी जो बैलेंस कोएफिशिएंट यहाँ पे गिवन होता है, सिंपली वो क्या होता है, प्रोडक्ट जो भी होगा उसका पावर या फिर जो रिएक्टेंट जहाँ पर भी गिवन है उस एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, पावर चले जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कैसे इसको यूज किया जाता है। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से बता दूंगा आगे, बस अभी आगे आने वाला है। तो इसको सॉल्व करते तो ये हो गया मेरे पास फाइनली 0.45 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 10 लॉग टू द बेस कितना लिखा 10। अब मैंने यहाँ पे चालाकी किया, चालाकी क्या हमें करना है 1, जैसे बता रहा हूँ स्टेप वैसे जैसे जो भी स्टेप बता रहा हूँ उसको एज इट इज हमें यहाँ पे फॉलो करना है। जो मेरे पास ये 0.01 लिखा है ना, जो 0.01 लिखा है ना, मैंने इसको लिख दिया 10 की पावर -2। ओ भाई साहब कैसे लिख दिया तूने 10 की पावर -2? देख हमें हमेशा देखना, अगर मान लो 2 पॉइंट ऐसे मान लो अगर कभी भी 0.008 गिवन हो तो सिंपली 10 लगाना। ठीक है, उसके बाद जितना भी मेरे पास एक टर्म मतलब 10 नहीं सॉरी, अगर मान लो 0.00845 ऐसे कुछ लिखा और मुझे इसको अच्छे से लिखना तो सिंपली क्या करना 8.45 ऐसे लिखना मल्टीप्लाई बाय 10, जितने यहाँ पे जीरो उतना ऊपर उसको पावर लगा 10 की पावर -3। दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया। नहीं समझो, अगर मान लो मेरे पास 0.004 ऐसे कुछ गिवन है, अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना तो सिंपली क्या करूँगा 4 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, कितने इसके पास 0 3 तो -3। दैट्स इट, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। 0.001 था, देखो 0.001 था, इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए सिंपली क्या लिखा 10 लिखा। 1 तो अगर मैं लिखूँ 1 इंटू सबसे पहले 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसके ऊपर 0 कितने 2 तो सिंपली कितना होगा -2। तो 1 इंटू 10 की पावर 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो है वही आएगा, तो 10 की पावर कितना होगा -2। इसलिए मैंने यहाँ पे 0.001 को कितना लिखा 10 की पावर -2 लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लिखना हमें आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे 0.1 गिवन होता, इसको अगर मुझे 10 के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा, देखो 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी यहाँ पे मेरे पास 0 से कितना 1 है तो सिंपली 10 की पावर -1, 1 इंटू 10 की पावर -1 करो कितना होगा 10 की पावर -1। दैट्स इट। और मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ होता है 0.2, मान लो 0.02 होता है, अगर मैं इसको 10 के फॉर्म में लिखना तो सिंपली क्या लिखूंगा, जो यहाँ पे एलिमेंट नंबर गिवन है 2 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितने यहाँ पे 0 2 तो सिंपली कितना होगा 2 की पावर -2। दैट्स इट। और मान लो यहाँ पे 0.0004 होता है तो सिंपली अगर मैं इसको 10 के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा, नंबर क्या है 4 मल्टीप्लाई किया 10। अब यहाँ पे 0 कितने 1 2 3 4, 10 की पावर कितना होगा -4 आंसर। दैट्स इट। तो ये लिखना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर मान लो ऐसे कुछ गिवन हो 0.0001 ऐसे गिवन, अगर उसको 10 के फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा 10 1 लिखा, सबसे पहले जो भी नंबर है 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसके पास 0 कितने 3। दैट्स इट आंसर। अब 1 इंटू 10 की पावर -3 करूँ कितना होगा 10 की पावर -3 है, क्योंकि 1 को यार 1 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा ना। 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ता है बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमें लिखना आना चाहिए। तो 0.001 था, कैसे मैंने इसको लिख दिया 10 की पावर -2। आई होप सो समझ में आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना होता। देखो कभी भी अगर मेरे पास ऐसा कुछ गिवन हो 0.001 0.1, हमें ये बहुत यूज़ करने वाले इसका 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे किया जाता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको कोशिश करना प्लीज़ को समझने का। अगर मेरे पास कभी भी, मैंने थोड़ा सा फास्ट बोलते ठीक है, मैं स्लो अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, कन्वर्ट करना तो सिंपली कैसे किया जाता है मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन है बहुत कुछ सिखाएगा 10 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। अगर मान लो उसके बगल में कोएफिशिएंट लिखा तो सिंपली क्या उसके पावर में चला जाएगा। ये क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे सिखा देते हैं। जो नर्स इक्वेशन उसका पर पोस्टमार्टम कर देगा, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है ताकि एक एक पॉइंट हमें बता दे। हमेशा देखना कभी भी कंसंट्रेशन अगर मुझे 0.01 इस टाइप का फॉर्म में अगर मुझे नीचे आ रहा है तो सिंपली इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हमें हमेशा करना है। तो अगर मान लो अगर ऐसे कुछ गिवन होता है 0.004 गिवन है, ठीक है, ऐसे अगर इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे करूँगा, जो भी नंबर है इसको पिकअप किया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा, कितने जीरो इसके पास 3 तो कितना होगा -3, काम नहीं पड़ गया। अगर मान लो 0.1 है, इसको अगर 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली कैसे लूँगा, जो नंबर कितना है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इसके पास 0 कितना -1, आगे इधर से 1 इंटू 10 की पावर -1 करो कितना होगा 10 की पावर -1। दैट्स इट। तो 10 के फॉर्म में हमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिंपली मुझे यहाँ पे जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर 0.02 मुझे गिवन, तो जो भी मेरे पास यहाँ पे नंबर है सिंपली उसको मैं पिकअप करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा, जितने यहाँ पे 0 उतना मैं कर दूंगा उसके ऊपर लगा दूंगा माइनस के पावर। दैट्स इट, निपट गया। तो सिंपली हमें 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। ये हो गया हमारे पास 0.059 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे थोड़ा सा लॉग का भी हमारे पास यूज होने वाला है। लॉग कितना था 10 था, ये हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो 10 की पावर जो -2 था इसको मैंने ऊपर उछाल दिया, तो सिंपली कितना हो गया देखो, अगर मैं इसको ऊपर उछाल दूंगा तो कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर -2 था, ऊपर चला कितना हो गया प्लस हो गया। तो फाइनली कितना हो गया हमारा 0.45 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग टू द बेस कितना है 10। ये पावर में मेरे पास है 1 इंटू कुछ भी करोगे तो कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर अगर मैं 2 करूँ कितना होगा, अगेन वही 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो सिंपली कितना होगा 10 की पावर 2। अब ये हो गया। अब यहाँ पे लॉग में ना हम ये 10 की पावर 2 है, ठीक है, 10 की पावर 2 लॉग में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है ये, अगर मेरे पास कभी भी लॉग बेस में अगर मान लो 10 गिवन और यहाँ पे कोई भी नंबर है और उसका पावर है मेरे पास, तो जो पावर होता है सिंपली क्या होता है यहाँ पे इसका शिफ्ट हो जाता है। मतलब जैसे लॉग लिखा टू द बेस कितना 10, अभी ऊपर 2 लिखा है, 2 के पावर अगेन 4 है, तो जो 4 होगा ना ये क्या होगा इसके आगे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा लिखिएगा 4 लॉग
टू टू द बेस कितना हो गया 10 हो गया। यार क्या बोल दिया इसने, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ लॉग के ऊपर अगर यहाँ पे अगर कभी भी इसके ऊपर कोई पावर हो तो सिंपली जो भी यहाँ पे पावर होता है वो क्या होता है लॉग के आगे आ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है। मैं ठीक है मैं रफ पेपर लेता हूँ, एक सेकंड कोशिश करना समझने का। जैसे मान लो लॉग लिखा है, ठीक है, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी से जो हमें पता होना चाहिए, दो मैं यहाँ पे अच्छे से पूरा लिखा नहीं रहा हूँ बट कोशिश करना समझने का। अगर मान लो log टू द बेस 10 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 10 की पावर मेरे पास 4 है, तो अगर इस वाले, अरे यार सीधे होना, अगर ये वाला मेरे पास है, ये वाला जो सेकंड वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर कभी भी अगर मेरे पास पावर होगा तो यहाँ पे जो भी है ना ये क्या होगा, पावर इसके आगे आ जाएगा। एग्जाम्पल कैसे हो गया, 4 log 10 टू द बेस कितना हो गया 10। और एक और यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी तो समझ में आया कि जो भी अगर लॉग के ऊपर अगर कभी मेरे पास कोई पावर होता है वो सिंपली क्या होता है इसके आगे जाके क्या होता है शिफ्ट हो जाता है। कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट हो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया कि मुझे अभी तक एक भी डाउट नहीं है, या तो मैं बहुत ही खराब पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ समझ नहीं आ रही है, या दो ही कंडीशन हो सकती है, या फिर समझ में आ रहा हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है इन्फॉर्म करना। प्लीज कोशिश करना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का, क्योंकि यही हमारा एक तरीके से बेस है नर्स इक्वेशन का। ये सारे यहाँ पे कुछ नहीं फॉर्मूले के अंदर सिंपली मुझे वैल्यू पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा ना 5 मिनट के अंदर मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर देता, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूँ एक ही पॉइंट में बेस बता रहा हूँ ताकि हमारा एक ही फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन में अटकूं नहीं, कैसे 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा जाता है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लॉग का हमारे पास कुछ दो प्रॉपर्टी तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लॉग में अगर कभी भी कोई भी चीज यहाँ पे पावर में आ रहा है तो सिंपली क्या होगा उसके आगे आ जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि लॉग में अगर लॉग में कभी भी दो यहाँ पे दोनों जगह अगर सेम हो जाए, इन दैट केस क्या होता है, आंसर क्या होता है 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 टू द बेस 2 करूंगा तो भी 1 हो जाएगा। मान लो लॉग 12 टू द बेस 12 करूंगा तो भी क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर कभी भी लॉग में ये दोनों टर्म अगर सेम हो जाए इसका आंसर क्या होता है 1 हो जाता है। तो इसको अपने लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे साइड में लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, उसी के बगल में अगर कहीं स्पेस हो तो लिख लेना पहला प्रॉपर्टी, अगर लॉग के पास पावर हो देन पावर आगे शिफ्ट हो जाता है, देन पावर आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है देखो यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब पेज पलटोगे जब वापस उसको देखने आओगे तो सब कुछ भूल चुके हो, इसलिए बोला कि यहाँ पे देख लेना कि कैसे लॉग के अंदर चेंज किया जाता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं फॉर्मूले के, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। क्योंकि देखो लॉग का जिसको प्रॉपर्टीज नहीं पता है, अब ये नहीं पता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कैसे लिखा जाता है। लॉग 10 के ये जो 0.01 है इसको मैंने कैसे 10 के ऊपर -2 लिख देना, बौखला जाओगे यहाँ पे जब इसको मान लो इसको आगे जब पढ़ने जाओगे, ठीक है, इसको छोड़ के आगे जैसे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करो वापस जब इस चैप्टर को पढ़ने आओगे ना ये 10 के ऊपर -2 देख के बौखला जाओगे। इसलिए बोलो कि सब कुछ यहाँ पे लिख लेना कि कैसे हम 10 के फॉर्म अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है। हमेशा याद रखना जो भी यहाँ पे नंबर है सिंपली मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय जितने भी यहाँ पे 0 उतना मैं लिख दूंगा। यहाँ पे 0 कितने 2 तो 10 की पावर -1 इंटू कुछ भी करूंगा तो सिंपली क्या हो जो भी मेरे पास एलिमेंट है वापस नंबर है वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अब 10 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाती है हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लॉग का 2 प्रॉपर्टीज होता है वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि शिफ्ट हो जाता है कैसे होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो लॉग 10 और मान लो 2 टू द बेस 4, ये 2 का पावर कितना है 4, तो ये जो 4 है ना ये क्या होगा बेसिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एक स्टेप लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 लॉग 2 टू द बेस कितना होगा 10 हो जाएगा, दैट्स इट। लॉग में अगर कभी भी मेरे पास पावर प्रेजेंट होगा इन दैट केस क्या होगा जो पावर होगा क्या होगा आगे शिफ्ट हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी लॉग में अगर पावर एंड बेस दोनों सेम हो जाए, पावर एंड बेस दोनों सेम हो जाए देन आंसर 1 होता है, देन आंसर 1 होता है। फॉर कैसे, फॉर एग्जाम्पल लॉग 10 पावर में भी और बेस में भी 10, तो सिंपली क्या होगा अगर नहीं समझ जाना अगर कभी भी लॉग में दोनों सेम हो जाए ना, दोनों ये मान लो ये दोनों भाई अगर सेम हो जाए सिंपली तो आपस में एक दूसरे कट कर कितना होगा आंसर 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉग मान लो ऐसा कुछ होता है 12 टू द बेस 12 तो कट हो गया कितना होगा 1। अगर कभी भी लॉग में अगर दोनों सेम हो जाना समझ लेना उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली लॉग में अगर कहीं पर भी अगर मुझे पावर हो जाती है, ये पावर होता है बेसिकली क्या होगा आगे शिफ्ट हो जाता है हमेशा। तो वही मैंने यहाँ पे कोई आई होप से ये 2 स्टोरी जो बताया वो समझ में आ गया। प्लीज कोशिश करना इसको समझने का एक एक पॉइंट, कंफ्यूज मत होना, दिमाग बोले कि नहीं छोड़ दे इसको नहीं पढ़ना मुझे, बट उसको बोलना स्ट्रेस देके कोशिश करना उसको पढ़ने, बोला नहीं मुझे पढ़ना है यहाँ पे किसी हालत में। अगर ये फॉर्मुला अगर अच्छे से नहीं पढ़ना बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके से बेस है पूरे क्वेश्चन का। आई होप तो समझ में आ गया होगा। तो ये 2 है बेसिकली क्या होगा इसके आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कुछ ऐसा होगा 0.45 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना होगा 2 लॉग 10 टू द बेस कितना होगा 10, वही मेरे पास चलता हुआ आ रहा है इक्वल्स टू मैं लगाना भूल गया। तो ये 10 आपस में निपट के कितना होगा 1 दे देगा। तो फाइनली कितना होगा माइनस 0.45 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 1, अरे यार 2 लिखना है भूल गया, 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 1, तो 2 ने 2 को उड़ा दिया, बचा कितना मेरे पास यहाँ पे बस। जो नर्स इक्वेशन होता है ना इसके अंदर फॉर्मूला एकदम छोटा सा होता है, बट इसके अंदर जो कैलकुलेशन होता है ना वो थोड़ा सा लेंदी खेल जाता है हमारे साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फाइनली मेरे पास बचा माइनस 0.45
माइनस 0.059, अगर 0.05 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो स्टार्ट करते हैं एडिशन। 0.059 प्लस कितना हो गया 0.45, तो सिंपली हो गया 9, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया हमारे पास 0 पॉइंट, और वो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, माइनस 0 पॉइंट कितना हो गया 509। और याद रखना पोटेंशियल का जो हमारा ऐसा यूनिट कितना होता है, वोल्ट होता है, हमेशा देखना पोटेंशियल का ऐसा यूनिट कितना होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। ये क्या है, वोल्ट, और इसका सिंबल क्या होता है, वी। तो फाइनली मेरे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है ERP मेरे पास कितना निकल गया, माइनस 0.509 वोल्ट आ गया। कैसे किया, क्या क्या हमने सॉल्यूशन किया, आई होप तो समझ में आ गया हो। कहीं पर भी अगर छोटा सा भी डाउट उधर इन्फॉर्म करना। देखो यहाँ पे हम एक बात बताना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या सिखाया, 3 चीज़ हमें सिखाया क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये सिखाया कि कैसे रिडक्शन पोटेंशियल को हमें या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वेशन लिखा जाता है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट उसने ये सिखाया कि प्रोडक्ट अपॉन जो हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है, कैसे इसको यहाँ पे लिखा जाता है। अगर मान लो यहाँ पे उसके बेस, अगर उसके रिएक्शन में कभी भी हम मान लो यहाँ पे जो बैलेंस का कोफिशिएंट होगा, तो क्या होगा, जिस भी एलिमेंट के पास लगा क्या होगा, उसके पावर चला जाएगा। फिर हमने तीसरा यहाँ पे दूसरा उसके उसी में एक और चीज़ हमें यहाँ पे सिखाया कि कभी भी प्योर सॉलिड हो या फिर प्योर लिक्विड, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा चीज़ उसने हमें ये सिखाया कि बेसिकली कभी भी हमें 10 के, अगर मुझे कभी भी 0.01 या फिर कभी भी कुछ भी गिवन उसको 10 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं। आई होप तो ये समझ में आ गया। चौथा चीज़ यहाँ पे ये चीज़ सिखाया लॉग के बारे में, सिखाया मैं कि लॉग में अगर कभी भी अगर दो अगर पावर और बेस दोनों सेम है, उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। लॉग में कभी भी अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू अगर पावर में गिवन, इन दैट केस क्या होता है, जो पावर होता है क्या होता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। देन ये चारों चीज हमें यहाँ पे सिखाया। आई होप ये चारों चीज अच्छे से एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पहले बता रहा हूँ, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर गिवन 1 × 10 जितने जीरो यहाँ पे लगा दो, अगर बस यही हमें करना। कैसे 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, आई होप समझ में आ गया होगा। लॉग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी छोटा सा माइनर टू माइनर डाउट होना प्लीज इन्फॉर्म करना, क्योंकि अगर ये डाउट समझ में आ गया ना, समझो पूरा नर्स इक्वेशन बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल तो चलो निकाल लिया, कितना आ गया माइनस 0.509 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो मुझे दोनों निकालना है, क्वेश्चन में तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालना है। क्या मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वापस पूरा इक्वेशन लिखो, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? मैंने बोला नहीं, क्यों, याद कर हमारे पास एक रिलेशन होता था, क्या SOP इज इक्वल टू SRP, या फिर मैं इसको और भी क्या बोलता था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे पास ये दो फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड हमारे पास रिजल्ट आया था, याद करो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का तो काम हो नहीं रहा था। यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू कितना था, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल होता था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में दोनों इक्वल होते हैं, बट दोनों का साइन कैसा होता है, अपोजिट होता है। एक 2 होगा तो दूसरा क्या होगा, हमारे पास -2। अगर एक -2 तो दूसरा क्या होगा, -2 होगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइन होता है। इसलिए वैल्यू कितना गया, माइनस 0.509 का। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहूँगा तो वो भी कितना होगा, मेरे पास 0.509 होगा। क्या मैं यहाँ माइनस लूँगा, बिल्कुल नहीं। अगर ये नेगेटिव हो तो दूसरा क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव होगा। दैट्स इट, आंसर आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे प्लस लगाना चाहो तो लिख भी दो, प्लस वोल्ट ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाफ मार्क्स हमें ऐसा यूनिट का होता है। नर्स इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, लगाना मत भूलना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नर्स इक्वेशन को या नर्स इक्वेशन को सॉल्व के बाद ठीक है, वोल्ट वोल्ट लगाना मत भूलना, या फिर फॉरगेट, जो भी इंग्लिश में लिखना चाहिए हमेशा हमें असाइनमेंट हमेशा हमें लिखना। आधा मार्क्स मेरा इसी का होता है, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आ गया हो कि हमें कैसे हमने नर्स इक्वेशन को देखी, अगर कैसे मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मुझे निकालना तो कैसे निकाला जाता है। आई होप तो पूरा यहाँ पे स्टोरी समझ में आ गया होगा। एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया यहाँ पे, कि जो ये मेरे पास है, जो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं ई नॉट का, हमेशा मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पुट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे चार्ज क्या घट रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना गिवन है, चार्ज घट रहा होता है, सिंपली क्या होता है, रिडक्शन हो रहा था। तो ये मुझे किसका वैल्यू का, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, सबसे पहले मैं इसको क्या करता है, रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही मैं क्या था, ई नॉट का यहाँ पे वैल्यू को पुट करता। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमेशा देखना ई नॉट का वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखूंगा, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का यहाँ पे मुझे वैल्यू लिखना पड़ेगा। वैसे 99.9% क्वेश्चन वाला मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का देता है, बट एक बार चेक कर लेना कि जो यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ई नॉट का, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है। अगर ऑक्सीडेशन का होगा तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, फिर जाकर मैं यहाँ पे पुट करूँगा। आई होप सो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन हम कैसे इसको सॉल्व किया हमने, एक एक स्टेप 10 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कैसे हम यूज किया जाता है। ये एक तरीके से पूरा हमारा बेस है, लॉग के प्रॉपर्टी समझ में आ गया हो। ये हमने यहाँ पे बेस एक तरीके फाउंडेशन हमने कर लिया। अब देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब मन में ये सवाल आएगा, यार तूने रिएक्शन पोटेंशियल को लेके सॉल्व किया, क्या मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके सॉल्व नहीं कर सकता? मैंने बोला तो बिल्कुल लेके सॉल्व करता, चाहे तू इससे सॉल्व कर चाहे इससे सॉल्व कर, किसी से भी सॉल्व कर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर तू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करता, रिएक्शन पोटेंशियल के लिए अगेन मैं ये रिजल्ट यूज करता, आंसर आ जाता, दैट्स इट। तो कोई भी हम लेके सॉल्व कर सकते हैं, वैसे हमें कोई यहाँ पे वो नहीं है, बट मैं ये प्रीफर करूँगा, यहाँ पे मैं ये प्रीफर करूँगा कभी भी
मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में चॉइस हो कि किसे तुम निकालना पसंद करो, तो मैं ये बोलूँगा कि रिडक्शन पोटेंशियल को निकालना प्रीफर करना, क्योंकि IUPAC ने ये बोला है कि हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमें काउंट करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि कहीं पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अगर दोनों चॉइस हो निकालने के लिए, तो सिंपली क्या करना, RP को निकालने की कोशिश करना, क्योंकि IUPAC ने भी प्रीफर किया इसे और हम भी यही प्रीफर करेंगे कि RP निकालो, OP भी निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों में से अगर चॉइस ऑप्शन किसे निकालना चाहो तो RP निकालना। देखो एक निकालोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हमारा इस रिलेशन से तो आ जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे नर्स इक्वेशन का हम यूज करते हैं। पहला बेसिक सा क्वेश्चन था एकदम, मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन आगे काम आने वाला था मैंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। अब देखते हैं अपना डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किया जाए फाइंड द बूम 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 फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम, लेट अस से CR बेसिकली सॉलिड स्टेट में गिवन है, ये कन्वर्ट हो रहा है CR3+ में 0.1 मोलर से कॉन्सेंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर हमें गिवन है, एट रूम टेम्परेचर, एंड उसका हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का हमें वैल्यू गिवन है E0। CR3+ से बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर CR, एंड इसका मुझे वैल्यू गिवन है -0.75 वोल्ट। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। वही सेम एज इट इज क्वेश्चन है। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर कभी भी मुझे रिएक्शन पोटेंशियल या फिर नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए दे रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन गिवन है उसके कहीं ना कहीं सॉलिड या फिर लिक्विड कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी होगा। ये हमेशा ये देखना, इसको देख लेना कि सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या गिवन है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में नर्स इक्वेशन को यहाँ पे जो फॉर्मुला पुट करते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अगर सॉलिड होगा तो सीधे सीधे आंसर कितना लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करना एक बार आराम से 2 मिनट, इसमें टाइम लोगे 2 मिनट, 2 मिनट टाइम लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट क्विकली। कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला सवाल तो यार यहाँ पे ये आएगा कि ये एट रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे वर्ड यूज किया ताकि एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए तो यहाँ उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस पे ही, या फिर अगर केल्विन में लिखना चाहो तो 298 केल्विन पे ही। मैंने इसलिए यहाँ पे घुमाते ताकि मैं चाहता हूँ हर एक वैरायटी के क्वेश्चन दूँ तुम्हें। एट रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास हो रहा होगा, या फिर 298 केल्विन पे, कोई भी मेरे पास हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना और ऑक्सीडेशन दोनों मुझे यहाँ पे निकालना है, ऑफ मुझे यहाँ पे क्रोमियम दिस दैट मुझे यहाँ पे गिवन है, तो क्या निकाला जाए। तो मैंने क्या प्रीफर किया, मैंने बोला RP और OP कभी भी अगर मुझे निकालने के लिए आता तो मैं किसको प्रीफर करूंगा, RP को प्रीफर करूंगा। क्यों? क्योंकि यार IUPAC ने भी हमें बोल रखा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमें IUPAC ने बोल रखा है कि यार जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमें हमेशा उसी का वैल्यू हमें लेना पड़ता है, काम के अंदर लेना पड़ता है, लेकिन तो कि हमेशा RP को प्रीफर देना, बाकी जो दूसरा हो तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, इस रिलेशन के अंदर से निकल जाएगा। तो अपना जो नर्स इक्वेशन लगाते हैं फॉर्म, नर्स इक्वेशन कैसे दिमाग में है कि नर्स इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है कभी भी अगर मुझे RP रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, सिंपल अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड गिवन होता तब तो मैं सिंपली क्या करता, E कैथोड माइनस E एनोड करके करता, लेकिन वो तो हमें यहाँ पे गिवन एकदम सिंपल गिवन है, तो इसको सिंपल को निकालने के लिए हमें कौन देगा, नर्स इक्वेशन देगा। तो नर्स इक्वेशन का फॉर्मुला इतनी बार यहाँ पे लिखोगे ना कि फॉर्मुला याद हो जाएगा, E = E0। याद करो फॉर्मूला क्या था यार, फॉर्मुला तो मैं भूल गया, फॉर्मुला भूल गया तब तो काम नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मुला हम यहाँ पे की है, क्योंकि फॉर्मुला और उसका मीनिंग बस यही दो यहाँ पे की है नर्स इक्वेशन के अंदर। एनीवेज कोई कोशिश करना, प्रैक्टिस करना जिससे हो जाए। मैं रिएक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो ये E0 माइनस ये हम लेंगे SRP, क्योंकि हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी रिडक्शन लेना पड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन तो लूंगा नहीं। तो SRP माइनस फॉर्मुला कितना था 0.0059 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, अपनी तरफ ले रहा होगा, क्या कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था ट्रिक। रिडक्शन लिखने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, क्रोमियम लिखा 3, इसके पास 4 कितना 3, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना खींच रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और सिंपली क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, CR के अंदर। एंड CR फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे गिवन है सॉलिड में। CR का कॉन्सेंट्रेशन मुझे कितना गिवन है 0.1 मोलर मुझे यहाँ पे गिवन है। ओके समझ में कैसे लिखा, एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी भी रिएक्शन RP लिखना हो या फिर अगर मान लो OP भी लिखना हो, रिएक्शन को देखे तो कैसे लिखते हैं, ट्रिक हमें पता है। जब मान लो अगर मुझे RP लिखना हो तो RP अगर मुझे लिखना है, इसका RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में RP बोलूंगा। रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब क्या है कि यार जो भी होगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट हो, चार्ज अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन कितना खींच रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होगा अपनी तरफ, तो जितना इस पर चार्ज होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। देखो CR3+, इसके बाद प्लस है, प्लस मतलब चार्ज की कमी, वो 3 इलेक्ट्रॉन को लेके सिंपली क्या होगा, CR में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या गिर गया, एक सेकंड। वहीं अगर मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो क्या होता, CR जो था वो बेसिकली क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता। और यार ये तुझे कैसे पता चला कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, सिंपल सा चार्ज देख, जितना उस पर चार्ज होगा, रिडक्शन हो रहा होगा तो 3 चार्ज वो अपनी तरफ खींच रहा होगा।
सिंपली क्या करोगे, जो 3 चार्ज है बेसिकली उसको क्या करेगा, लूज कराओगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने आरपी के यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे एन क्या होगा, एन मैंने बेसिकली होता है जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर चेंज वगैरह रहा है वही क्या होगा, एन तो कितना होगा 3, तो एन का वैल्यू कितना होगा 3, दैट्स इट। अब लिखना है, अब क्या बचा क्या, फॉर्मूले के तरह एक करके पुट करना है, तो ई आर पी इक्वल्स टू ई नॉट एस आर पी। अब मुझे इसका वैल्यू लिखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन, लेकिन मैं एक बार चेक करूंगा क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या फिर ऑक्सीडेशन तो नहीं गिवन है। चार्ज घट रहा है, चार्ज घट रहा है मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है। चलो बहुत अच्छी बात है, लिख दिया मैंने 0.75 वोल्ट माइनस अगेन 0.059, एंड मेरे पास कितना गिवन है 3 लॉग टू द बेस 10। प्रोडक्ट में बेसिकली क्या बना, सी आर, लिख दिया मैंने सी आर। अब मन में आ रहा है यार यहाँ पे बैलेंस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर बैलेंस होता तो कैसे था वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस कोएफिशिएंट होता तो सिंपली क्या, तो उसके ऊपर पावर चला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं लगाना है, जब तक यहाँ पे कुछ गिवन हो तब तक हमें नहीं लगाना है। अब यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या था, सॉरी प्रोडक्ट सी आर बना, और जो रिएक्टेंट था कितना CR3+, ओके लिख दिया हमने। अब हमें एक एक का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो ये हो गया मेरे पास -0.75। अब देखना फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन मेरा बेसिक था इसलिए मैं एक पॉइंट बता रहा था। लॉग टू द बेस कितना होगा 10, एंड देखो सी आर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मुझे पता है कि कोई भी अगर एलिमेंट अगर एकदम प्योर सॉलिड हो या फिर प्योर लिक्विड हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 1 होता है। तो सी आर कैसा है, सॉलिड है, प्योर सॉलिड, तो उसका मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1 होगा। अगर सॉलिड गिवन होना समझ जाना तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1 होगा, लिख दिया, चलो भैया लिख दिया। अब डिवाइड बाय CR3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन 0.1 मोलर। अब मैंने बोला यार 0.1 गिवन है, इसको मुझे 10 के फॉर्म में तो हमेशा कन्वर्ट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 10 गिवन है, क्यों 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करते ताकि जो 10 है ये आपस में लॉग वाला टर्म कैंसिल होकर मेरा एकदम आसान सा आंसर हो जाए। तो ये क्या हो गया मेरे पास, जो 0.1 था इसको मैंने कन्वर्ट किया 10 के फॉर्म में, कैसे करूंगा 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर कितना 0 1 10 की पावर -1 1 इंटू 10 की पावर -1 करो कितना होगा 10 की पावर -1 लिख दिया। यहाँ पे 10 की पावर -1 यहाँ पे लिख भी लेना 0.1 इज इक्वल टू 10 की पावर -1। कैसे क्या, आई होप से समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, वही कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा। सोडिया वे देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 0.75 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 3 लॉग टू द बेस कितना 10। अभी जो 10 की पावर -1 था इसको मैंने यहाँ पे ऊपर भेज दिया, इसको शिफ्ट करा दिया, तो कितना गया 1 इंटू 10 की पावर कितना गया, ये माइनस था ऊपर जाते कितना गया प्लस हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर है बेसिकली प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 10 की पावर 1 करूंगा तो सिंपली कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई अगर कोई फर्क नहीं पड़ा कितना आ गया 10 की पावर 1 अगेन आ गया। तो ये हो गया 0.75 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 3 लॉग 10 टू द पावर कितना गया 1। अब हमें एक बात पता है, प्रॉपर्टी अभी भी जस्ट देख के आए, लॉग के ऊपर अगर कभी भी पावर हो अगर वो मेरे पास प्रेजेंट हो वो सिंपली क्या होता है इसके आगे लॉग के आगे शिफ्ट हो जाता है। अबे भैया ये मत कर देना ये 1 को घुसा के यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देना, नहीं लॉग के आगे क्या होता है शिफ्ट चला जाता है। मतलब कि अगर लॉग में कभी भी पावर प्रेजेंट हो इन दैट केस क्या होता है जो पावर होता है वो लॉग के पास जाके शिफ्ट हो जाता है, आगे उसके शिफ्ट हो जाता है। तो सिंपली कितना हो गया 0.75। हो हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे माइनस कौन लगाएगा, माइनस ये हो गया 0.059 डिवाइड बाय 3, ये हो गया पावर आ गया 1, ये हो गया लॉग 10 टू द बेस 10। अब हमें पता है कि अगर लॉग में कभी ये दोनों अगर आपस में सेम हो जाते हैं इसका वैल्यू कितना होगा 1 हो जाता है प्रोडक्ट। तो ये हो गया फाइनली मेरे पास -0.75 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 3, 1 तो एज इट इज मल्टीप्लाई था, एंड ये अगेन मेरे पास ये 1 हो गया। अरे भैया लिख भी लेना बगल में कि कैसे ये 1 होगा, क्योंकि बाद में जब देखोगे तो सिंपली कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -0.75 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 करो कोई फर्क नहीं पड़े कितना होगा 3। वही अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया। सॉल्व करने का 2 मेरे पास मेथड है। मैंने बोला क्या कि जो अब या तो मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई वगैरह करूँ फिर सॉल्व करो, या फिर तुम सिंपली क्या कर सकते हो जो 0.05 इसके बाद तुम जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। सिंपली क्या करोगे, एक पहला मेथड तो क्या है सिंपली एलसीएम लोगे 1 इंटू 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करके फिर जो आंसर लाओगे, या फिर मेरे पास सबसे बेस्ट मेथड क्या है जो 0.059 जो मेरे पास है इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली बोला क्यों ना मैं 0.06 बोल दूँ। अरे भैया क्या 9 है, 9 क्या सिंपली क्या 10 आएगा, तो 10 जैसे है तो क्या होता 6 हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.06 मान लिया। तो फाइनली कितना हो गया -0.75 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 3, इसको अगर डिवाइड करोगे कितना हो गया 0.02। अरे भैया 0.06 को अगर डिवाइड करोगे 3 से ये गया 0 ये गया 0 3 2 कितना होगा 6 आ गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करूंगा -0.75 माइनस 0.02, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा माइनस कितना होता है प्लस, लेकिन माइनस तो लगेगा ही। तो 0.75 एंड ये हो गया 0.02 5 + 2 7, तो ये हो गया फाइनली मेरे पास 0.77 वोल्ट। तो फाइनली मेरे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था वो मेरे पास निकल गया 0.77 वोल्ट। वहीं अब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा 0.77, वो भी वही होगा 0.77, लेकिन ये अगर नेगेटिव है तो ये सिंपली क्या होगा पॉजिटिव लगा दिया मेरे पास वोल्ट आंसर। तो यहाँ पे देखा कैसे हम नर्स इक्वेशन का यूज करके कैसे फटाफट हमने सब कुछ यहाँ पे निकाल लिया।
निकल गया। कैसे निकला आई होप तो समझ में आ गया होगा एक एक टर्म कैसे क्या क्या किया जाता है, एकदम आसान है। बस फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसलिए मैंने वहाँ पर टाइम ज़्यादा लिया ताकि वहाँ मेरा बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए, जो भी मुझे वहाँ पे चीज़ें बताना वो समझ में आ जाना। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो तो फटाफट हमारे पास कंप्लीट होने वाला है। तो आई होप तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे इसको किया जाता है। अब देखो अभी तो हम बहुत सारे इस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। एनीवेज अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, होमवर्क भी देने वाला हूँ। बट एनीवेज पता है यहाँ पे क्या हुआ, देखो नर्स इक्वेशन था ना, नर्स इक्वेशन से ये लोग क्या करते थे, जो भी यहाँ वैल्यू आता था वैल्यू को सिंपली सेल रिएक्शन एक बना लेते थे। कैसे सेल रिएक्शन बनाते थे वो हम देखते हैं यहाँ पर। जो इसका नेक्स्ट जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ना वो कैसा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, वो क्या करते थे बेसिकली, मान लो किसी का कोई भी एक रिएक्शन लिया, उसका इन लोगों ने इलेक्ट्रो डिडक्शन या फिर पोटेंशियल निकाला, फिर दूसरा रिएक्शन लिया उसका इलेक्ट्रो डिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को बेसिकली कंबाइन करके ना क्या करते थे, एक सेल रिएक्शन सेल बना सेल का एक रिएक्शन बना लेते थे। अगर तुम भी चाहो तो अगर साइंटिस्ट अगर बनना चाहो, केमिस्ट्री फील्ड में अगर जाना चाहो तो सिंपली अगर सेल अगर बनाना है घर पे ही सेल बना सकते हो घर पे, लेकिन वो सब एलिमेंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करना, कोई भी एक रिएक्शन लो, उसका बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, फिर दूसरा कोई रिएक्शन लो, जो भी एलिमेंट लेना है तुम्हें, उसका ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन मिला, दोनों को कंबाइन कर दो, सेल तैयार हो गया, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन वो बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत उसके लिए एलिमेंट फलाना डिमकाना चाहिए होता है। बट आई होप सो नर्स इक्वेशन समझ में आ गया कि कैसे इसका यूज किया जाता है, 10 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये जो मन में सवाल आएगा, ये जो 0.059 है यार, इसने इसको 0.06 लिख दिया कैसे, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली काम किया है, मतलब कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन की। अगर मान लो 59 इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मुझे ये समझ एग्जाम टाइम में अगर ये समझ में ना आए इसकी यहाँ तक आओ और मैं अटक जाऊँ, मुझे नहीं पता कि कैसे अप्रोक्सीमेटली यूज कर, तो मैं क्या करूँगा, कुछ मत करना, सिंपली इसका क्या मेथड था, 0.75 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 एलसीएम लेता, 1 इंटू 3 करता 0.059 डिवाइड बाय 3 एलसीएम लेता, जो भी मेरा आंसर आता इसको माइनस वगैरह करके जो भी आंसर आता दैट्स इट, आंसर निपट जाता, काम खत्म। वैसे भी कर सकते, तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा अप्रोक्सीमेटली मत मानना, तुम सिंपली क्या करना, एलसीएम से मेथड से ट्राई करना, उससे क्या होगी थोड़ा सा प्रैक्टिस बना रहेगा। तो आई होप तो नर्स इक्वेशन का बेसिक जो हमारे पास कैसे फंडामेंटल यूज किया जाता है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नर्स इक्वेशन को कैसे, नर्स इक्वेशन को कंबाइन करके कैसे लोग सेल रिएक्शन बना के हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कैसे मतलब कि सेल रिएक्शन को कंबाइन करके लोग कैसे दो मतलब कि इलेक्ट्रोड और रिएक्शन पोटेंशियल ये लोग का दो रिएक्शन को कंबाइन करके कैसे सेल रिएक्शन बनाते हैं, और हमसे कैसे पूछेंगे ईएमएफ निकालने के लिए, वो हम यहाँ पे देखना है। तो नेक्स्ट जो इसका वैरायटी है बेसिकली ईएमएफ ऑफ सेल निकालना, कोई भी रिएक्शन देके। तो देखो जो नर्स इक्वेशन है बहुत काम का है, अगर तुम उसका सही से अगर उसका यूटिलाइज है ना, जो अपना रियल लाइफ में है ना इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, बट उसके लिए वही कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए, तो ठीक है घर पे तो पॉसिबल नहीं, बट एग्जाम में बस मार्क्स अच्छे से और समझना है। तो कैसे नर्स इक्वेशन का यूज़ होता है ये सब आई होप तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इस पर आ रहा है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ। अब हम बात करें ईएमएफ निकालना, हमने पहला बेसिक टाइप का क्वेश्चन तो देख लिया कि कैसे मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो भाई थे, कौन कौन थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये कैसे निकाला जाता है, कोई भी जनरल टेम्परेचर पे या फिर जनरल कंसंट्रेशन, वो हमने यहाँ पे सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि इसका जो नर्स इक्वेशन था, ये नर्स इक्वेशन का दूसरा यूज क्या था बेसिकली कि ईएमएफ ऑफ सेल निकालना किसी भी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे, वो हम यहाँ पे अब देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन, फाइंड द ईएमएफ, दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा था ना मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आने वाले 25 डिग्री सेल्सियस पे थे। मान लो लक बाई चांस अगर खराब रहा ना, 0.1% अगर लक खराब रहा, इन दैट किसी क्या होता है कि वो टेम्परेचर को वेरी कर देता है। बट एग्जाम में जहाँ तक चाहे ये एडवांस हो मेंस हो, हर जगह वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रख के खेलता है बेसिकली। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, और रिएक्शन हमें गिवन है लेटर से सीआर को, अरे यार सॉलिड लिखना भूल गया, सीआर सॉलिड है, वो कन्वर्ट हो रहा है। वही सेम जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस देखा ना उसी को देखना, मैंने कंबाइन करके कैसे सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है वो देखना है। यहाँ पे Cr3+ में बेसिकली कंबाइन हुआ प्रोडक्ट, एंड मेरे पास जो दूसरा था Fe2+, Cr3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाए, चलो 0.1 मोलर ले लेता हूँ, 0.1 मोलर। इसके आगे भी लिख सकता हूँ नीचे भी लिख सकता हूँ, अपने ऊपर चॉइस है। जो आयरन Fe2+, उसका लेटेस्ट से कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले लिया 0.01 मोलर, एंड Fe2+ से बेसिकली Fe बन रहा है, एंड ये कैसा नेचर में कैसा सॉलिड है, एंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, एंड ऑल्सो एंड हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमें गिवन है E0 Cr3+ से जब मेरे पास Cr में कन्वर्ट हो रहा है उसका मुझे वैल्यू गिवन है, हमने अभी अभी जस्ट निकाला है 0.75 वोल्ट, एंड Fe2+ से जब मेरे पास Fe में कन्वर्ट हो रहा होगा उसका मुझे वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.45 वोल्ट। ये बेसिकली हमें क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है जो रिएक्शन है इसका मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकाल के बताओ। यार ईएमएफ निकालने के तो सीधा सीधा फंडा क्या होता था, कैथोड माइनस एनोड कर दूंगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा वो कब अप्लाई करता था, जब स्टैंडर्ड मेरे पास, अगर यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड पूछा जाता तब तो मैं सिंपली क्या करता, अगर मेरे पास कभी भी मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन था फाइंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, तब तो मेरे पास एकदम आसान हो जाता, तब तो मैं क्या करता सिंपली E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करता, मेरे पास फाइनली आंसर। लेकिन अगर मान लो मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, लेकिन किसका स्टैंडर्ड ना बोल के अगर स्टैंडर्ड बोला जाता तब तो मैं ई कैथोड माइनस ई एनोड कर लेता, एकदम सिंपल से निकल जाता। लेकिन मुझे यहाँ पे सिंपल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल निकालने के लिए हम नर्स इक्वेशन बाबा का यूज करेंगे। कैसे यूज करें वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो
स्टैंडर्ड जो हमारे पास होता है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उन सब का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। हमने एक पूरा टेबल ही बना रखा है। देखो अभी जैसे 0.75, अभी CR3+ का हमने जस्ट अभी निकाल के ला दो, कितना आया था इन लोगों ने 0.75 मीन उसी के आसपास ही, क्या ना देखो जैसे आयरन का हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले निकाल के आया था, कितना आया था मेरे पास। छोड़ो वो जो भी, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, हर एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक फिक्स है। मींस ये लोग बेसिकली देखो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया, जो कॉन्सेंट है वो फिक्स है, तो बेसिकली बचा क्या, वो लोग बेसिकली क्या इसको फिक्स करके ना, वो लोग जितने भी एलिमेंट्स होता है उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोग निकाल लेते थे। एक पूरा सीरीज लोग बना हुआ है, वो हमें देखना बस कुछ टाइम, बस अभी बस इसके बाद तुरंत हमें देखना है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। बट फिलहाल हम अपने बैक टू द क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। हमें यहाँ पे ईएम ऑफ द रिएक्शन निकालना है। अच्छा, ईएम ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड गिवन होता, अगर स्टैंडर्ड अगर गिवन होता वर्ड, तो मैं सिंपली ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उससे मैं निकाल लेता। लेकिन यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड नहीं बोला जा रहा, यहाँ पे मुझे सिंपल बोला जा रहा, फाइंड द ईएम ऑफ द रिएक्शन। क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड है कहीं पे? बिल्कुल नहीं। सिंपल मुझे अगर ईएमएफ निकालना है इस रिएक्शन का, तो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? नर्स इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो हमें देखते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है फटाफट बताओ यार, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो मैं भूल गया, फॉर्मूला भूल गया तो वो कहानी निपट गया यहीं पे। या फिर ईएमएफ ऑफ सेल में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्या वो देखना, मेरे पास दो तरीके हैं, दो मेथड है बेसिकली। पहला मेथड तो क्या है हमारे पास कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ई ऑफ सेल अगर मुझे निकालना तो सिंपली क्या होगा, ईएमएफ अगर मुझे निकालना तो सिंपली क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ईएमएफ अगर मुझे निकालना तो सिंपली ई कैथोड माइनस ई एनोड करूंगा। लेकिन यहाँ पे तो जो मुझे वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू गिवन है, ये तो सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ई के नॉर्मल ईएमएफ चाहिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड चाहिए। अब ये कैसे लाए? इसको लाने के लिए सिंपली हम नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। सिंपली सबसे पहले ई कैथोड का वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं ई एनोड का वैल्यू निकालूंगा, फिर यहाँ पे पुट करूंगा, फिर मेरे पास क्या आंसर आएगा। यार क्या बोला कुछ समझ में? देखो, और कभी भी मुझे ईएमएफ निकाला तो फंडा तो वही ई कैथोड माइनस ई एनोड करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड अगर गिवन होता तब तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करता। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मुझे यहाँ पे वैल्यू गिवन है, सिंपली यहाँ पे पुट कर देता। अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा था तो सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा था तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर देता। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तो मुझे सिंपल ईएमएफ बोला जा रहा है। सिंपल ईएमएफ अगर मुझे निकालना तो सिंपली क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे भी वही फंडा लगाऊं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ई नॉट तो है नहीं। अभी ई कैथोड माइनस ई एनोड कैसे निकाला जाए? यहाँ पे तो सब में मुझे हर जगह स्टैंडर्ड मुझे गिवन है। अब स्टैंडर्ड गिवन है, स्टैंडर्ड से अब मुझे ई सिंपल ईएमएफ निकालना है। तो कैसे ई कैथोड माइनस ई एनोड अगर सिंपल मुझे निकालना है तो कैसे निकाला जाए? यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रोड हो रहा होता है हमारे पास, हमें पता है रिडक्शन। तो यहाँ पे सिंपल मुझे इलेक्ट्रोड रिडक्शन निकालना, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे सिंपल अगर मुझे निकालना तो कैसे निकाला जाए? इसको निकालने के लिए हम सिंपली नर्स इक्वेशन का यूज करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ई कैथोड, सबसे पहले इस रिएक्शन में बताओ ई कैथोड और कैथोड और एनोड कौन सा है, फटाफट ये पहचाना में। तो यार कैथोड और एनोड पहचाने का सिंपल सा ट्रिक होता है कि लेफ्ट साइड में जो भी होता है बेसिकली वो एनोड होता है, एंड जो राइट साइड में बेसिकली जो भी होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो हमारा फर्जी वो तो हमें ट्रिक पता है, लेकिन रियलिटी में कैसे पहचानेंगे? चार्ज मेरे पास कभी भी बढ़ रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, चार्ज जहाँ पर भी घट रहा होता है, देखो घट रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है। जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे मैं एनोड बोलूंगा। जहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा होता है सिंपली मैं उसे क्या बोलूँगा, कैथोड हम बोलते हैं। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है, मींस ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। अब मुझे सिंपली ये हमने पहचान लिया कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, ये हमने पहचान लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठ के आता है हमारे पास कि यार ई कैथोड जो मेरे पास है, ई कैथोड क्या होता है? बेसिकली हमारे पास ई कैथोड में बताया तो वहाँ पे क्या होता था मेरे पास, इलेक्ट्रोड रिडक्शन होता था। और ये बेसिकली क्या होता था मेरे पास, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हो रहा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। बट हमें यहाँ पे वैल्यू किसका लेना होता है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल का हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना होता है। ये पॉइंट तो हमें क्लियर है। अब यार ई कैथोड और ये एनोड निकाले तो निकाले कैसे? यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड होता तब तो मैं इसका यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास स्टैंडर्ड है नहीं। अब स्टैंडर्ड है नहीं, मेरे पास ये सिंपल अगर मुझे ई कैथोड और ई एनोड का मुझे वैल्यू निकालना, मींस ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का मुझे वैल्यू निकालना, या फिर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूँ या फिर रिडक्शन पोटेंशियल बोलूँ, उसका अगर मुझे वैल्यू निकाला तो कैसे निकाले? उसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम कहते हैं नर्स इक्वेशन का यूज करते हैं। तो नर्स इक्वेशन सबसे पहले ई कैथोड निकालूंगा, फिर मैं ई एनोड निकालूंगा, फिर जाकर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं अपना ई कैथोड, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं ई कैथोड हमारे पास कौन होता है, रिडक्शन। तो मैं सिंपली ई रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकता हूं। फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, तो सिंपली यहाँ पे रिडक्शन कौन हो रहा है मेरे पास, रिडक्शन किसका हो रहा है, एफ ई का हो रहा है। तो सिंपली इसका इक्वेशन लिखूंगा सबसे पहले तो एफ ई, कैसे लिखूंगा, Fe2, मैं यहाँ पे रिडक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो Fe2 प्लस, अब मुझे पता है कैसे लिखा है, जो भी यहाँ पे चार्ज है तो उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और सिंपली क्या बना दिया इसने, Fe बना दिया। एंड Fe का स्टेट कैसा, सॉलिड है। Fe का मुझे कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.01 मोलर मुझे गिवन है। अब मुझे यहाँ पे वही पूरा यहाँ पे सबका यहाँ पे एक करके यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास ई रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आएगा। ई नॉट मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा SRP, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा SRP, तो उसका मुझे वैल्यू कितना यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे मैं गया, इससे मैंने पूछा कि देखो रिडक्शन यहाँ पे किसका, आयरन का हो रहा है। तो मैंने इससे पूछा तेरे पास ये जो वैल्यू गिवन है क्या ऑक्सीडेशन का गिवन है या फिर रिडक्शन का गिवन है। उससे बोला चार्ज घट रहा है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट करूंगा, कितना हो गया मेरे पास, माइनस
0.45 माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। बेसिकली कितना है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2। प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होना है, Fe डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या है मेरे पास बना Fe2 प्लस, तो ये मेरे पास हो गया 0.45 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2। सॉलिड का मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1। 0.01 को अगर मैं 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ कितना होगा, 1 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -2, या फिर मैं इसको 10 की पावर -2 बोल सकता हूँ, 10 की पावर -2। अरे यार लॉग तो लगाना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे लॉग टू द बेस कितना है, 10। जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनली याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने इसको देखा था, ये सेम एज इट इज हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कहाँ गया, ये देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही था मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो हमारे पास इसका जो वही पुराना क्वेश्चन को मैंने क्या किया, मैंने इसका ये रिएक्शन और जो क्रोमियम वाला था उसको इन दोनों कंबाइन करके एक सेल रिएक्शन बना दिया और मैं उससे पूछना चाहता हूँ ईएमएफ निकालना। तो ये हमें यहाँ पे टाइम मेरे पास बच गया क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बट एग्जाम में अगर मेरे पास आता तो मैं सिंपली क्या करता, सबसे पहले मैं ई कैथोड का वैल्यू निकालता, मीन ई रिडक्शन पोटेंशियल एज इट इज, फिर मैं ई एनोड मतलब कि वही इसका भी मुझे क्या निकालना था, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, उसका मैं पूरा वैल्यू निकालता, फिर यहाँ पे सिंपली पुट करूँगा, फिर मेरे पास आंसर आएगा। तो जब मैंने इसका सॉल्व किया था, देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये जो मैंने सॉल्व किया था -0.45, देखो -0.059 लॉग 10 1 की पावर 10, इसी में सॉल्व वगैरह करके मेरे पास फाइनली मेरे पास कितना निकल गया था, -0.509। तो फाइनली कितना हो गया, -0.509 वोल्ट आया था रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात ये इसका, अब मेरे पास ई एनोड में मेरे पास एनोड मतलब कि यहाँ पे एनोड कौन होगा, मेरे पास क्रोमियम, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर हमेशा सबका वैल्यू किसका पुट करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, E0 SRP, क्योंकि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, -0.059 डिवाइड बाय n लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब अगेन मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे रिडक्शन देख रहा हूँ, रिडक्शन मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, मीन्स ले रहा होगा। तो सिंपली क्या होगा, क्रोमियम, ये यहाँ पे रिडक्शन लिखना है। रिडक्शन कैसे लोगे, जो क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो Cr3 प्लस कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो सिंपली क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट कर, Cr में। ये कैसा सॉलिड है, Cr3 प्लस का मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर। अब ये भी जस्ट हम इसको सॉल्व करके आए प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका जो मेरे पास वैल्यू जब निकल के आया था कितना था, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ एक सेकंड। E0 SRP इसका मेरे पास वैल्यू पूछना है। तो मैंने देखा यहाँ पे पूछा कि तेरे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है मीन्स रिडक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -0.75 माइनस 0.059 डिवाइड बाय n, मेरे पास कितना होगा, 3 लॉग 10। प्रोडक्ट मेरे पास क्या बना यहाँ पे, Cr, रिएक्टेंट बेसिकली क्या है मेरे पास, Cr3 प्लस। जब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो एक सेकंड में कर ही देता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया 0.75 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 3 लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे क्रोमियम कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अगर कोई भी एलिमेंट अगर प्योर सॉलिड में होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1। ओके, क्रोमियम अब बेसिकली Cr3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है 0.1 मोलर। इसको अगर मैं 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ कितना होगा, 10 की पावर -1। कैसे किया, ये होप समझ में आगे मैं डायरेक्ट करूँगा, 10 की पावर -1। देखो ये एज इट इज जो मेरे पास है, ये अभी जस्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आए क्रोमियम में। देखो क्रोमियम का हमने जो निकाला था रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल के आया था मेरे पास, -0.77 वोल्ट। तो यहाँ से मेरे पास क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल गया, -0.77 वोल्ट। अब मैं फाइनली अपने फॉर्मूले के अंदर गया, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू कितना था मेरे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वैल्यू किसका पुट करना पड़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल का। यहाँ पर भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई कैथोड बेसिकली कौन था मेरे पास, कैथोड था मेरे पास आयरन। तो उसका मेरे पास वैल्यू कितना निकल के आया, कहाँ गया, -0.509 माइनस ई एनोड बेसिकली कौन था मेरे पास, क्रोमियम का मेरे पास वैल्यू कितना निकल गया रिडक्शन पोटेंशियल का, -0.77 माइनस 0.77। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, -0.509 माइनस, यहाँ पे माइनस था सॉरी, माइनस कितना हो गया, प्लस 0.77। इसको सॉल्व करते हैं, 0.509 माइनस 0.77, तो ये हो गया 9 एज इट इज, ये हो गया 4 बड़ा होता है ना मेरे पास, 0.77 मेरे पास बड़ा होता है किसके, 509 से, 509 एज इट इज। यहाँ पे मैंने लगा 0, ये हो गया 6, 10 में से 9 गया बेसिकली कितना हो गया 1, ये हो गया 6, 7 में से 5 गया बेसिकली कितना हो गया 2, तो ये 0। तो फाइनली मेरे पास ई ऑफ सेल कितना निकल के आया, 0.261 वोल्ट आंसर फाइनली। क्या किया यार इसमें तो तुमने कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला इसमें बहुत कुछ किया तो समझ में नहीं है। देखो और कभी भी अगर मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकाल के आता है, ईएमएफ ऑफ सेल अगर मुझे निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में, एक सेकंड में पानी पी के आ रहा हूँ।
क्या क्या किया देखो ध्यान से। अगर मुझे कभी भी ईएमएफ ऑफ सेल अगर मुझे निकालने के लिए आता है तो सिंपली मेरा फॉर्मुला क्या हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर स्टैंडर्ड होता तब तो की बात ही नहीं, ई नोट यहाँ पे लगा तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करता, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड तो मेरे पास सबका वैल्यू गिवन। लेकिन मुझे अगर सिंपल ईएमएफ ऑफ सेल अगर मुझे निकालने के लिए मिलता है तो यहाँ पे देखो मेरे आंसर में क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टैंडर्ड गिवन है, सारे वैल्यूज क्या स्टैंडर्ड है यार। स्टैंडर्ड तो मैं फॉर्मुला के अंदर पुट नहीं कर सकता। अब यार मैं ई कैथोड और ई एनोड कैसे निकालूं, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को देखना है, जो भी इक्वेशन है उसको देखना है, वहां से मुझे सबसे पहले पता करना है कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो कैथोड या फिर एनोड को पता करने का वही तरीका है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। लेफ्ट साइड में जो भी हो रहा था वो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट साइड में जो भी हो रहा था वो रिडक्शन हो रहा था। अगर इससे भी ना पहचान पाओ तो सिंपल सा तरीका है, मेरे पास तरीका है, मेरे पास क्या है कि चार्ज जहां पर भी बढ़ रहा होगा वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, चार्ज जहां पर भी घट रहा होता है सिंपली वहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो चार्ज देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, क्रोमियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे चार्ज घट रहा है तो बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये हमने पहचान लिया। लेकिन अब हमें ये पहचान लिया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मीन ये एनोड की तरह काम कर रहा होगा, ये क्या होगा मेरे पास कैथोड की तरह बेसिकली काम कर रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, एक एक का यहाँ पे वैल्यू निकाला, ई कैथोड निकालना और ये एनोड कैसे निकाला जाए। अब बेसिकली हमें पता है ई कैथोड का हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। कैथोड पे बोला तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल मिलूंगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बोला या फिर रिडक्शन पोटेंशियल बोला, एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं ईआरपी निकालूंगा, ईआरपी नर्स इक्वेशन का हेल्प लेके मैंने ईआरपी निकाला, यहाँ पे पुट करूंगा। फिर मैंने अगेन क्या कि ई एनोड के लिए सिंपली क्या किया, यहाँ पे अगेन इसका एनोड का भी ईआरपी निकाला। क्यों, यहाँ पे मन में सवाल है तो एनोड है, यहाँ पे एनोड है तो सिंपली से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहिए। क्यों इसने आरपी निकाला यार, आरपी इसलिए निकाला क्योंकि फॉर्मुले के अंदर हमेशा मुझे आरपी पुट करना, मीन रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर वैल्यू पुट करना होता है, इसलिए मैंने ईआरपी निकाला, यहाँ पे आरपी निकाला, यहाँ पे पुट किया। जैसे मैं यह सबको निकाल के मैं यहाँ पे पुट करूँगा, फाइनली मेरे पास क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल निकल के आ जाएगा। मतलब यार यहाँ पे तो बोलना ही चाह रहा है, तो यहाँ पे समराइज वो कर सकता है, मैंने बिल्कुल कर सकता हूँ समराइज। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी मुझे नॉर्मल ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए आता है, कोई भी स्टैंडर्ड ना बोल के, स्टैंडर्ड आएगा तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके सिंपली इसका वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पे कर दूंगा। लेकिन अगर मान ले मेरे पास, जो हमने देखा भी था अपने प्रीवियस वीडियो में, स्टैंडर्ड अगर कभी भी निकालने के आता, मान लो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल अगर मेरे से पूछा, तब तो मैं सिंपली ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ये वैल्यू देख के मैं यहाँ पे पुट करता। लेकिन अगर मान लो मुझे सिंपली बोले कि फाइंड द ईएमएफ, स्टैंडर्ड ना बोल के सिंपली बोले मुझे ईएमएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, फॉर्मुला लिखूंगा ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है सिंपली। अब यार ई कैथोड और ई एनोड कैसे निकालेगा, सबसे पहले मैं अपने रिएक्शन में जाऊंगा, रिएक्शन में जाने के बाद मैं ये पहचानूंगा कौन मेरे पास रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको पहचाना। तो उसके बाद हमें सिंपली करना है, नर्स इक्वेशन का हेल्प लेकर मैं ई कैथोड का वैल्यू निकालूंगा, ई एनोड का वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे मैं एक करके पुट करूंगा। लेकिन हमेशा मुझे याद रखना है, ई कैथोड या फिर ई एनोड सबका मुझे ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई आरपी मुझे निकाला। आरपी क्यों, रिडक्शन पोटेंशियल क्यों निकाला, क्योंकि हमें फॉर्मुले के अंदर हमेशा मुझे आरपी पुट करना। अगर मान लें बाई चांस मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया तो क्या कोई दिक्कत हो जाए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निकाल के लाता, सिंपली तुझे क्या होगा, उसको रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस आरपी होता है। तो आई होप ये बात तो हमें तुम्हें पता ही होगा। इससे मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। तो ये देखा हमने कैसे एकदम की इनर्स इक्वेशन कैसे हम यूज करके ईएमएफ अगर मुझे कभी भी निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। देखो फॉर्मुला वही ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट क्यों नहीं पुट कर सकता, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए ना, ये यार यहाँ पे ये वैल्यू क्यों नहीं पुट कर सकता मैं यहाँ पे, तो ये सिंपली इसलिए नहीं पुट कर सकता बिकॉज यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड में गिवन है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे नॉर्मल चाहिए। अब यार नॉर्मल में कैसे निकालूँ, नॉर्मल को निकालने के लिए हम नर्स इक्वेशन का हेल्प देते हैं। मैं क्या करूँ, ई कैथोड का रिएक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, फिर ई एनोड का रिएक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा, मेरे पास क्या होगा, फाइनली मेरे पास आंसर का। देखो मगअप मत करना, रट्टाफिकेशन मत करना, क्योंकि एग्जाम में जाके सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप प्लीज कोशिश करना यहाँ पे समझेगा। अब कहीं पर भी छोटा सा माइनर टू माइनर भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना कि कैसे यहाँ पे मुझे डाउट है, मुझे इसको यहाँ पे देखना। मैं लास्ट में इसका पूरा समरी भी बताऊंगा, बट फिलहाल अभी कोशिश करना यहाँ पे समझने के, एक एक पॉइंट यहाँ पे कोशिश करना समझने का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास बेनिफिट ये हो गया कि मैंने यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम बचे, क्यों, क्योंकि ये जो क्रोमियम और आयरन का मैं ऑलरेडी अभी निकाल चुका था रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए मेरा टाइम यहाँ पे सेव हो गया। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कुछ और होता है, उसके अलावा कुछ और होता अभी हम देखने वाले हैं, तो उस केस में मुझे भी सेम एज इट इज ये पूरा प्रोसेस लेंदी करना पड़ता, फिर जाके यहाँ पे आता। तो 5 मार्क्स में फ्री में तो देखा नहीं, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन तो कराएगा ही करेगा, इसलिए बोला कि ध्यान से यहाँ पे देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें। ये सारे पॉइंट तो आई होप समझ में आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ जिससे थोड़ा सा जो ग्रिप है थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए।